G20 था। G20 मैंने आपको बताया था, इसका स्टार्ट कैसे हुआ था कि G7 कंट्रीज जो थे उन्होंने देखा यार हमारा प्रेजेंस के बाद भी कुछ ऐसा हुआ है वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड थोड़ा सा हिल गया, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो हमको थोड़ा एक बड़ा करना पड़ेगा ग्रुप, जिससे कि हमको सबके बारे में पता रहे, ठीक है, क्या हो रहा है, किसकी इकोनॉमी ये पता रहे, और उसके कारण क्या हो, हम टाइम पर एक्शंस ले सके, ठीक है। इस डायमेंशन में G20 ग्रुप जहां पर बना, स्टार्टिंग के अंदर 19 प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अब अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो चुकी है, ठीक है। चलो G20 मेंबर्स 1999 के अंदर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है, तो उसके फाइनेंशियल, अच्छा स्टार्टिंग में क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि स्टार्टिंग के अंदर ऐसा था क्या, फिर बाद में जाकर जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो हमने सोचा फाइनेंस मिनिस्टर की बस की बात नहीं है, हमें क्या करना होगा, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स को इसके अंदर रखना होगा, तो ये फॉर्म जो होगी वो अपग्रेड होगी, अपग्रेड होगी, और अपग्रेड के अंदर इसके अंदर आपको मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर विल बी देयर। फिर अब G20 समिट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज पहली बार इंडिया में हुई है। पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये पहली बार ही इंडिया के अंदर G20 समिट हुई है, तो हाँ जी पहली बार ही हुई है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अपन ने ये डिस्कस कर लिया था इसके अंदर, लोगो एंड थीम अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर लिया था कि लोगो कैसे डेराइव करा गया है, थीम का कहां से लिया गया है, थीम ये भी हमने इसके अंदर देख लिया था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो 18th समिट है, ये आप सबको पता है 18 समिट है, और न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था, और यहां पर देखो ये हुआ था सितंबर 9 और 10 को 2023 के अंदर, ठीक है, पर इतना ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सितंबर 9 और 10 को सिर्फ कंक्लूड हुआ है G20, इससे पहले ना बहुत पहले से स्टार्ट होने लग गया था G20, पिछले साल के दिसंबर के महीने से। दिखाऊं मैं आपको, देखो ये देखो दिसंबर 2022, यहाँ पर मीटिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है, इस तरह से शेयर पास की मीटिंग हो रही है, ठीक है। फिर आप देखिए 23 के अंदर, जुलाई के अंदर यहाँ पर मीटिंग हो रही है अलग अलग, ये सारी की सारी मीटिंग्स हो रही है ना, सब G20 की मीटिंग्स है। तो ये जो चीज थी कि भाई जो ये वाला डेट है कि इस डेट को यहाँ पर सितंबर के अंदर जो 9 और 10 सितंबर को G20 हुआ, ये कंक्लूड हुआ है, उससे पहले बहुत सारा और भी चीजें हो चुका है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर अपन। तो आप ये समझ गए। अच्छा अब ये इसमें और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, G20 के मेंबर्स हमको पता है कौन कौन से मेंबर्स है, क्योंकि G20 समिट पहली बार भारत में हुआ है, तो हमको डीप के अंदर थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। तो इसके इन्विटीज भी हमको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, हु आर द इन्विटीज। तो ये सारे है ना, इसको दे आर नॉट द मेंबर ऑफ G20, हो सकता है आगे वाले समय में बन जाए, पर ये इन्वाइट करा था हमने कि भाई आप लोग भी इसके अंदर आए, तो इनको भी आपको याद करना है, क्वेश्चन इस पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अब देखो कैसे होता है, ये अपन को थोड़ा इसको डिटेल में समझना होगा। देखो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है इस बार, पिछली बार किसके पास थी, इंडोनेशिया के पास, और अब किसके पास आएगी, ब्राजील के पास, है ना। ये तीन ग्रुप बनाएंगे एक। अच्छा मैं अगर ऐसे बोलूं कि G20 एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इसका सेक्रेटेरिएट है परमानेंट सेक्रेटेरिएट, सचिवालय है इसका, परमानेंट नहीं है, नहीं है सचिवालय, क्योंकि ये तीन कंट्रीज मिलकर सचिवालय बनाती है, तो पहले वाली और एक आने वाली कंट्रीज तीनों मिलकर बैठकर सचिवालय बनाती है, और उस सचिवालय के अंदर से, सेक्रेटरीट के अंदर से ही सारी डिसीजन मेकिंग होती है कि हमको किस तरह का थीम रखना हो, क्या हमको करना होगा, ये सब चीजें इसके अंदर से होता है ना। और इसको अपन ट्रायोका बोलते हैं, ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा अब ये कैसे होता है कि किसको प्रेसिडेंसी आती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसको प्रेसिडेंसी आएगी। तो देखो इसके अंदर 4 ग्रुप है, 5 ग्रुप है, ग्रुप 1 2 3 4 एंड 5, 5 ग्रुप्स आर देयर। 5 ग्रुप में से है ना, जैसे इस बार ग्रुप सेकंड का नंबर था, इस बार ग्रुप सेकंड का नंबर था, और ग्रुप सेकंड के अंदर से इन चारों कंट्री से बोला कि भैया तुम बैठकर डिसाइड कर लो कि किसको मेंबरशिप देनी। इन चारों ने डिसाइड करा कि इंडिया को मेंबरशिप देनी है, इसलिए इंडिया की मेंबरशिप है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होगा वो किसका होगा, ब्राजील वाला होगा, तो जो थर्ड ग्रुप होगा उसका नेक्स्ट नंबर आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे इन तीनों ने डिसाइड करा बैठकर कि भाई ब्राजील को देनी चाहिए। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि ग्रुप सेकंड के अंदर कौन कौन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत माइनर डिटेल्स अपन को जाना पड़ेगा, यू नो द रीजंस। तो इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की इसके अंदर इस तरह से हो सकता है, ठीक है, ये अपन को इसके अंदर याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रेसिडेंट रोटेट्स फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, है ना, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ना रोटेट करके ये 4 ग्रुप बना, 5 ग्रुप बना दिए, ग्रुप्स के अंदर रोटेट करती है, ठीक है। जैसे ग्रुप 2 था, फिर ग्रुप 3 के अंदर वो होगा, फिर आने वाले समय में ग्रुप 5 के अंदर होगा, इस तरह से होगा, राइट। और ईच कंट्री विद इन ए ग्रुप इज एलिजिबल फॉर प्रेसिडेंसी विद इन देयर ग्रुप्स, कंट्रीज बैठती हैं और नेगोशिएट करती है अमॉन्ग देमसेल्फ टू डिटरमाइन द ग्रुप्स प्रेसिडेंसी, कौन ग्रुप्स की प्रेसिडेंसी होगा। तो हमको 2-3 चीजें याद रखनी है, एक तो हमको ट्रायोका क्या होता है ये हमको याद रखना है, G20 के पहले वाले बाद वाले ये अपन को याद रखना है, ब्राजील, इंडोनेशिया, इन तीनों ने मिलकर ये सारी सिस्टम करी है, जो भी आउटकम्स हैं इन तीनों ने मिलकर वो डिसीजन मेकिंग्स करी है, और फिर एक तरह से कंसेंसस के बेसिस पे आउटकम्स है, ठीक है। चलो
अब इसके बाद प्रेसिडेंसी का हो गया, किस तरह से मिलती है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइका, ठीक है, ट्राइका बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडोनेशिया और ब्राजील और भारत, ये तीनों क्या थे, ट्राइका के अंदर सदस्य थे, राइट। यही सेक्रेटरीट होता है, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होता है। कभी ऐसे पूछ लिया जाए ना, परमानेंट सेक्रेटरीट होता है क्या, अपन को लगे और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होता होगा इसका परमानेंट सेक्रेटरी, ऐसा नहीं है, इसका परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं, ठीक है। आगे हम इसके अंदर चले तो द ग्रुप हैज नॉट परमानेंट सेक्रेटरीट, ट्राइका, प्रीवियस, करंट एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसीज, इसके अंदर इस तरह से होता है, राइट। अब मेजर आउटकम्स क्या हैं G20 समिट के, ये अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। मेजर आउटकम्स के अंदर प्रीलिम्स के बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो बहुत कम आउटकम्स हैं, 2 या 3 आउटकम्स होंगे, वो अपन को प्रीलिम्स के बेसिस पे देखने होंगे। मेंस के बेसिस पे देखें तो हमको ये भी देखना पड़ता है कि भाई रशिया यूक्रेन का वॉर है, उस पर क्या हुआ, है ना, क्या बोला गया, किसकी साइड ली गई, है ना। बहुत बड़ी समस्या थी भारत के सामने की इसकी साइड लेंगे, इसके दोनों गुटों को खुश करना है, वो सब चीजें अपन का क्या होता है प्रीलिम मींस के पर्सपेक्टिव से होता है, ठीक है। कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो भारत के अंदर, जैसे भारत के अंदर पहले से एक चेन्नई प्रिंसिपल चल रहा था, उसको एंडोर्स कर दिया, वो सब बातें इसके अंदर होती है। हमको वो फोकस करना है जिसका हमारे प्रीलिम्स के अंदर कम है, ठीक है। एक टर्म यूज होता है ग्लोबल साउथ, है ना, और हमने देखा G20 समिट के अंदर ग्लोबल साउथ के बारे में बहुत बोला गया कि ग्लोबल साउथ देखो, यहां से एक कॉन्सेप्ट आ सकता है, ये अपन को लाइन पता है, ये अपन को कॉन्सेप्ट पता है कि भाई ग्लोबल साउथ होता क्या है, पर यहां से एक कॉन्सेप्ट आ सकता है ब्रेंट लाइन का, है ना। ये पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द ब्रेंट लाइन, ठीक है। अब क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है 1980s का कॉन्सेप्ट है। 1980s में देखा गया कि यार जो वर्ल्ड के ऊपर वाली कंट्रीज है ना, अगर हम देखें तो ऊपर वाली कंट्रीज जो नॉर्थ के अंदर कंट्रीज है तो बहुत अमीर है भाई, और नीचे वाली कंट्रीज के अंदर बहुत गरीबी है, ठीक है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को हटा दें, न्यूजीलैंड को हटा दें, बाकी कंट्रीज के अंदर बहुत गरीबी है, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज हैं और ऊपर वाली कंट्रीज, इनको सेपरेट करती हुई ब्रेंट लाइन, ठीक है, ब्रेंट लाइन। और इसी को बोला जाता है, ये नीचे वाला जो होगा उसको ग्लोबल साउथ बोला जाएगा, उसको ग्लोबल नॉर्थ बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि ग्लोबल साउथ के बारे में बहुत बात हुई, प्रधानमंत्री मोदी भी ग्लोबल साउथ के बारे में बात कर रहे थे, और दिस इज वन ऑफ द रीजन कि अफ्रीकन यूनियन जो है ना हमारे किसके अंदर आ गई, हमारे G20 समिट के G20 के अंदर एक परमानेंट मेंबर बन गई, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो अपने ये पूछा जा सकता है ब्रेंट लाइन क्या है, ठीक है, एक प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो अगर मेरे को ना मेंस के स्पेसिफिक्स पढ़ाना होता ना तो वो बिल्कुल अलग क्लास होती है ना। प्रीलिम्स के स्पेसिफिक्स से पढ़ाना होता, अगर मान लो मैं 6 महीने पहले पढ़ा रहा होता तो वो भी थोड़ी अलग क्लास होती। अभी अपना टाइम कम है, हमें उतना ही देखना है जितना कि हम याद रख सकते हैं, और एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी, पूरा का पूरा हम इसके अंदर पढ़ा रहे हैं, बट आपको कुछ इस तरह की ट्रिक्स यहाँ पे बता रहे हैं, टिप्स बता रहे हैं, जिससे कि आपको ये चीजें याद रह जाएंगे, ठीक है। चलो यहां तक सबको क्लियर है। रिचर कंट्रीज ऑलमोस्ट लोकेटेड इन नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा सारी, तो वो ब्रेंट लाइन का अपन को कॉन्सेप्ट इसके अंदर समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्लोबल साउथ के बारे में बहुत कुछ बोला था, वो अपने काम का अभी है नहीं। चलो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि G20 समिट के अंदर अफ्रीकन यूनियन आ गई है, राइट। इसके बाद अगर हम देखें तो ये अपने को इंपॉर्टेंट है, दिस इज आल्सो नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, है ना, कि 80% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, ये सब चीजें याद मत करा करो, है ना। बहुत सारी मैगजीन्स के अंदर जो भी होगा, इंस्टीट्यूशन की मैगजीन्स के अंदर ये सब बस पेज भरने के लिए दे दिया जाता है, इन सब चीजों को याद नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट जो हुआ वो हुआ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये आउटकम है जो कि हमारे प्रीलिम्स के अंदर पूछा जाएगा। अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या होता है, इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा बायोफ्यूल जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो बायोफ्यूल जो होगा ना वो क्या होगा, ये हम इसके अंदर समझते हैं। चले देखो, हमको एनर्जी से बहुत एनर्जी हमको चाहिए। अब एनर्जी एक तो तरीका है कि भाई कार्बन को जलाओ और एनर्जी पाओ, ठीक है, इससे CO2 रिलीज होगी, कार्बन एमिशन यहाँ पर होगा, ठीक है। बायोफ्यूल अलग कॉन्सेप्ट है। बायोफ्यूल ये है कि हम बायोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर जान है, जीवन है, ठीक है, जैसे पेड़ है हुए, ठीक है, पेड़ का वेस्ट जो हो गया, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम ईंधन प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोफ्यूल, है ना। अब इसके लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यहां पर बनाएगी। जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल है ना, दैट कैन बी ब्लेंडेड विद द पेट्रोल एंड दैट कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल, है ना। ब्लेंडिंग कर सकते हैं, पेट्रोल के साथ मिक्स करके अपन फ्यूल की तरह इथेनॉल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इथेनॉल किससे बनता है, ये शुगर से बनता है, शुगर स्टार्च यहाँ इसके अंदर, जैसे कि कॉर्न्स अगर हो, कॉर्न से बन जाएगा, जैसे कि शुगर केन से बन जाएगा। तो इन सब को, इन बायोफ्यूल्स को यूज करना है
ठीक है, इसके लिए हमको एक अलायंस बनानी होगी जिससे कि इनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करें, ना कि कार्बन से एनर्जी प्रोड्यूस करें, जिससे कार्बन इमिशन कम हो जाएगा। ठीक है, और हमको एक एनर्जी का रिसोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो, बायोफ्यूल्स आर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सच एज क्रॉप स्टबल, प्लांट वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये सब होते हैं। ठीक है, इनके अंदर इसके एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे इथेनॉल बनता है, ये सब याद रख लेना। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि इथेनॉल किससे बनता है, ये पूछा जा सकता है। इथेनॉल स्टार्च से बनता है। स्टार्च किसमें होता है? शुगर केन के अंदर, या फिर आप देख सकते हैं कॉर्न्स के अंदर। इस तरह की जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनसे हम क्या बनाते हैं? इथेनॉल बनाते हैं। बायोडीजल वेजिटेबल ऑयल से बनता है। ऑयल जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं? ईंधन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बायोडीजल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल फैट्स, रिसाइकल्ड कुकिंग ऑयल्स। इट कैन बी यूज्ड एज डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द डीजल फ्यूल और द ब्लेंडेड विद द कन्वेंशनल डीजल फ्यूल। ठीक है, इसी तरह से बायोगैस है। बायोगैस वेस्ट से बनती है। एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर पेड़ था, पेड़ सड़ गया, ठीक है, उसके वेस्ट हुआ, उससे बायोगैस अपन को मिल गई। ठीक है, फूड है, फूड एक वेस्ट की तरह हो गया, मान लीजिए बहुत दिनों का पड़ा हुआ है, उससे बायोगैस यहाँ पर मिल गई, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब इन सब से है ना, इन सब की एक डिसएडवांटेज है कि अगर मान लो शुगर केन से सारा फ्यूल प्रोड्यूस कर दिया तो खाएगा क्या? है ना, कौन? तो ये डिसएडवांटेज है इथेनॉल का। ठीक है, इथेनॉल को कर तो सकते हैं। इसी तरह से कुकिंग ऑयल को अगर अपन ने इसको बायोडीजल की तरह यूज कर लिया तो भी दिक्कत है, फिर तेल कहां से लाएंगे, है ना, तलने के लिए, राइट। बट बायोजेट फ्यूल जो होता है ना, दैट इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड, बिकॉज ये एल्गाई से बनाया जाता है। ठीक है, आपने आकड़े का पेड़ देखा है? आकड़े का पेड़, इसके अंदर से व्हाइट व्हाइट सा मेन जैसा निकलता है ना, दैट इज जस्ट अ वेस्ट। तो उससे अपन क्या कर सकते हैं? बायोजेट फ्यूल बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम रहा किसका? G20 समिट का। और उसके अंदर ये बताया गया कि बायोफ्यूल को यूटिलाइज करने के लिए, उसका एनर्जी यूज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक अलायंस बनाना चाहिए, दैट इज नोन एज ग्लोबल फ्यूल अलायंस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो, इनिशिएटिव टू डेवलप एन अलायंस ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, ठीक है, इनका एक तरह से क्या है? अलायंस है, जिससे कि बायोफ्यूल प्रोड्यूस करेंगे। बायोफ्यूल को ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, और इसके लिए रिसर्च डेवलपमेंट और ये सब चीजें इसके अंदर प्रोवाइड करना है, राइट। तो देखो, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, वैल्यू चेन्स, टेक्निकल सपोर्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम्स, पॉलिसी लेसन्स, ये सब चीजें इसके अंदर अपन को करनी है, राइट। तो ये सब तो आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं होती। क्या करेंगे? बायोफ्यूल के लिए रिसर्च करेंगे, उनको अडॉप्ट करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, है ना, ये सब याद करने की। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर पता होना चाहिए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है कि ये किसने कहा था कि भाई ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस होना चाहिए? एक तो भारत ने, एक ब्राजील ने, और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन तीनों कंट्रीज ने इनिशिएटिव दिया G20 कंट्रीज के सामने कि भाई साहब ऐसा काम कर सकते हैं, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एक हम बना सकते हैं, जिसके अंदर बायोफ्यूल्स को हम यूज करें ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करें। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर कि कौन सी कंट्रीज है, इंडिया, ब्राजील एंड यूएसए। अच्छा, ये बिल्कुल ध्यान रखना, G20 का एक आउटकम है, पर G20 का ये ऐसा नहीं कि सारी G20 की मेंबर कंट्रीज के ऊपर राजी होगी, ऐसा नहीं। अच्छा, G20 के अंदर एक डिक्लेरेशन आता है, दैट इज नोन एज, कि उसके ऊपर लिखा होता है कि हम इस चीज के लिए एग्री कर गए। ठीक है, और वो डिक्लेरेशन होता है ना, दैट इज ऑन द कंसेंसस बेस्ड डिक्लेरेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, अब देखो, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अंदर वैसे तो यूएसए, ब्राजील और इंडिया, ये तीन कंट्रीज तो थी, पर बाकी जो कंट्रीज थी, ठीक है, उनमें से कुछ ही कंट्रीज ने उसको सपोर्ट करा। ठीक है, तो हमसे अगर पूछा जाए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को सारी G20 कंट्रीज ने कंसेंसस से सपोर्ट कर दिया क्या? तो नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं क्या आएंगे यहाँ पर, फालतू की चीज अपन पढ़नी नहीं है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 7 G20 मेंबर सपोर्ट GBA, ठीक है, जिसके अंदर अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, इंडिया, इटली, साउथ अफ्रीका एंड यूएसए। तो तीन तो अपन को याद है, इंडिया, ब्राजील एंड यूएसए। ठीक है, उसके अलावा अर्जेंटीना, ठीक है, कनाडा, इटली एंड साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो देयर। ठीक है, अब बहुत सारे इन्विटीज थे, है ना, उनके अंदर से 4 इन्विटीज ने इनको सपोर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से 8 नॉन G20 कंट्रीज ने भी GBA को सपोर्ट करा। ठीक है, इन कंट्रीज के भी नाम यहाँ पर लिख रखे हैं। इन कंट्रीज को याद करने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा इस कंट्री को याद कर लेना, 7 G20 कंट्रीज कौन सी हैं जिन्होंने सपोर्ट करा, ठीक है, ग्लोबल फ्यूल अलायंस को, बाकी की नहीं करनी है। ठीक है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको सपोर्ट करा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
यहाँ तक सबको क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल फ्यूल अलायंस, ग्लोबल फ्यूल अलायंस क्या है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, सॉरी बायोफ्यूल अलायंस क्या है, बायोफ्यूल को किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कार्बन इमिशन की जगह हम बायोफ्यूल्स को हम यूज करें, ठीक है। ये है ऑयल और गैस की जगह हम बायोफ्यूल्स को यूज करें, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग रिसर्च और ये सब चीजें करनी है, ठीक है। हमने बताया जैसे आपको G20 का आउटकम है, पर सारी G20 कंट्रीज ने इसको नहीं बोला है, ठीक है, कुछ ही कंट्रीज ने बोला, 7 कंट्रीज ने बोला, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, यही इतना ही अपन को याद करना चाहिए, ठीक है। हमको ज्यादा से ज्यादा ऐसे पूछा जा सकता है बायोफ्यूल के अंदर बायोजेट क्या है, बायोजेट क्या है, जो एल्गी से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी को, ठीक है, दैट इज नोन एज बायोजेट, ठीक है। ये अपन इसके अंदर पूछ सकते हैं। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल किससे बनता है, ये इतना पूछ सकते हैं बस ज्यादा, ठीक है। तो बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली आपको जो पूछा जाएगा वही आपको इसके अंदर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो होगा ना आपका, नेक्स्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज IMEC। IMEC क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत के साथ कनेक्टिविटी का बहुत मेजर इश्यूज है, ठीक है। क्या इशू है, जैसे हम इसके अंदर देखते हैं, मैंने आपको सार्क पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया यहाँ पर ये पाकिस्तान बैठा है, ये कहीं जाने ही नहीं दे रहा हमको, ठीक है। हम यहाँ से जाकर कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऊपर जाके सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर सकते हैं, इधर जाके मिडिल ईस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, पर ये बोल रहा है भैया मैं नहीं जाने दूंगा, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए हमको कनेक्टिविटीज के इश्यूज आ रहे हैं, इसीलिए हमारे जो है कनेक्टिविटी ना होने के कारण पूरा रीजन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने सोचा कि यार क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमको इसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमको मिडिल ईस्ट की तरफ जाना है। मिडिल ईस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां पे बहुत सारे ऑयल रिसोर्सेज, गैस रिसोर्सेज आर देयर इन द मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो हमने सोचा कि कॉरिडोर हमको बनाना चाहिए, ठीक है। और उस कॉरिडोर को बनाने के अंदर क्या होगा, किस तरह का कॉरिडोर बनेगा, कुछ इस तरह का कॉरिडोर यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर पाकिस्तान को टाटा बाय बाय करते हैं कि भैया तुम रहने दो, है ना। पाकिस्तान के थ्रू हम यहाँ पर, जैसे पाकिस्तान का एक पोर्ट है यहाँ पर इस जगह पर जिसको हम ग्वादर पोर्ट बोलते हैं, उसके थ्रू हम जा सकते थे मिडिल ईस्ट के अंदर, या फिर लैंड पे होते हुए भी मिडिल ईस्ट के अंदर जा सकते थे। मिडिल ईस्ट इज नथिंग, ठीक है। अगर अफगानिस्तान के बाद का एरिया जो देखेंगे ना अपन इधर का मिडिल वाला, उसको अपन मिडिल ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको मैप में देखना है तो ये मैप है मिडिल ईस्ट का, दिस इज मिडिल ईस्ट। कुछ लोग मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान को भी डाल देते हैं, बट अफगानिस्तान के इधर वाला एरिया आप इसके अंदर देखो, ठीक है, दैट इज नोन एज मिडिल ईस्ट। तो इससे कनेक्टिविटी के लिए हम ऐसे जा सकते थे, देखो ये पाकिस्तान छोटा सा दिख रहा है कि इंडिया यहाँ से निकला पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में गया, या फिर अफगानिस्तान के थ्रू फिर ईरान के अंदर आकर इस तरह से आया, पर पाकिस्तान बोलता है भैया मैं तो नहीं करने दूंगा कनेक्टिविटी, है ना, मेरा भला होना हो तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान का मोटो रहता है। तो अब हमने कहा कि ठीक है भाई, अब जब तुम ये चाहते ही नहीं हो तो हम क्या करते हैं, हमको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, ये हमने अल्टरनेटिव ढूंढा। अब इसमें अपन को क्या क्या याद करना है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव, वैसे मेंस के पर्सपेक्टिव से अगेन दिस इज वेरी बिग टॉपिक, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज को इन्वॉल्व करना होगा, सी पैक कॉरिडोर, चाइना का सिक्योरिटी डिलेमा, और चाइना का ये जो अपना प्रिजनर ये वाला जो है स्टेट ऑफ मलाका, और वो सब चीजें अपन को देखनी पड़ेंगी इसके अंदर। बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव, तो क्या करोगे आप, इंडिया, मिडिल ईस्ट, ठीक है, यूरोप, 3 कंट्रीज को यहाँ पर ज्वाइन कर, 3 मतलब एरियाज को यहाँ पर ज्वाइन करा गया, ठीक है। अब इसका है ना पूरा का पूरा आपको ये याद रखना पड़ेगा कैसे अपन को ज्वाइन करा जाता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है ना, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जो है दैट इज दिस वन, ठीक है। एक एक पॉइंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के अंदर ये पूछा जाएगा। इधर देखिए सभी बोर्ड पर एक बार, इंडिया के अंदर गुजरात के अंदर मुंद्रा पोर्ट है, गुजरात के अंदर कांडला पोर्ट है, इन दोनों को कनेक्ट कराया जाएगा, और मुंबई के अंदर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना, ये तीनों पोर्ट याद करोगे सबसे पहले। इन तीनों पोर्ट में से जो सामान होगा वो कहां पर जाएगा, वो इस जगह जा रहा है, ठीक है, यूएई के अंदर जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले टच कहां हो रहा है, यूएई के अंदर। यूएई के अंदर ये पोर्ट्स है फुजारिया, जबल अली एंड अबू धाबी, ठीक है। यहाँ पर इन यूएई एज वेल एज दमन एंड रास अल खेर पोर्ट्स इन द सऊदी अरेबिया। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया में जाएगा, सऊदी अरेबिया के अंदर ये पोर्ट्स है। अब प्लेसेस इन न्यूज के अंदर ये पूछा जा सकता है, दमन पोर्ट जो है वो कहां पर है, दमाम पोर्ट कहां पर है, ऐसे पूछा जा सकता है ना। तो ये हमको, अब ये कहां से आया, क्यों आया, अपन को कोई न्यूज में नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ये आया IMEC के कारण। ऐसी चीजें अपन को याद रखनी है इसके अंदर, भी स्पेसिफिकली हमको चीजें पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इंडिया के अंदर हमको कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वहां से निकला सामान, और वहां से निकला सामान सबसे पहले टच किसके अंदर करा, यूएई के अंदर जबल अली पोर्ट जो है उसके अंदर टच करा,
ठीक है, फिर और पोर्ट्स के अंदर जाएगा। दिस इज एक्चुअली, ठीक है, अगर आप देखेंगे रेलवे लाइंस के यहाँ थ्रू यहाँ से कनेक्टिविटी बना रखी है और यहाँ से शिप के थ्रू कनेक्टिविटी बना रखी है। तो टू मॉडल मोड्स इसके अंदर यूज करें ट्रांसपोर्टेशन के, एक तो शिपिंग के थ्रू और रेलवे के थ्रू, ठीक है, ये भी अपन को याद है। समझ में आ रहा है सबको? देखो ऐसा तो नहीं लग रहा ना ज्यादा बम्बार्डमेंट हो रहा है। आप चाहे तो आप शॉर्ट नोट्स बनाकर अपना कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, पर सब कुछ उसके अंदर दे रखा है। या तो एक काम करो, शीट खोलो, शीट के साइड में लिखते रहो अपनी लैंग्वेज के अंदर, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो इंपॉर्टेंस, कॉरिडोर का इंपॉर्टेंस क्या है, पाकिस्तान वाला एंगल सबको समझ में आ गया। पाकिस्तान बोल रहा था कि हम रिफ्यूज कर रहा था, हमने कहा कि ठीक है तुम्हारा हम किस्सा ही खत्म करते हैं, हम तुमको हटा ही देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या है, एक आईएनएसटीसी कॉरिडोर है ना, आईएनएसटीसी कॉरिडोर, जिसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, अशगाबाद एग्रीमेंट ऑन एसटीसी कॉरिडोर, आगे वाले टॉपिक्स के अंदर आने वाला है, ठीक है। उसमें क्या है कि इंडिया जो है ईरान के थ्रू, रशिया के थ्रू जाकर और फिर आगे जाकर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आगे जाकर यूरोप से कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसा एक आईएनएसटीसी कॉरिडोर यहां पर बना हुआ है। पहले कैसे जाना होता था, पहले इस तरह से जाएगा पर्शियन गल्फ के अंदर से होते हुए, इस तरह से जाकर फिर यहां पर जाता था रशिया के पास। अब रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर डायरेक्टली इंडिया इस तरह से जा सकता था। बट यहां पर जो कंट्री है ना, ये भी कोई नॉन कन्फ्लिक्टिंग कंट्री नहीं, दिस इज ऑल्सो वेरी कन्फ्लिक्टिंग कंट्री, ईरान, जिसके ऊपर सैंक्शंस लगाए रखते हैं हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ईरान के थ्रू रशिया तक जाना हमारे लिए एक तरह से क्या हो रहा था, हमारी तरह से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। तो हमने सोचा यार इसको भी हटाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम आईएमईसी कॉरिडोर यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। तो आईएमईसी कॉरिडोर का ये भी है कि जो ये वाला था, है ना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे आने वाले समय में, ठीक है। वो भी इसके अंदर क्या करा, वो भी बाईपास हो गया। पाकिस्तान का एंगल खत्म हो गया, इसका एंगल खत्म हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब इसका पार्ट नहीं है, पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत खुश है ना। इसका एक है ना, इसका जो वाशिंगटन के अंदर से जो वो निकलता है पूरा, यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर वाशिंगटन वालों ने पूरा फैक्ट शीट बनाकर दिया है कि भाई देखो इसके अंदर, और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन करा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, है ना, आगे चलकर। तो ये है तो यूरोप का, पर आगे चलकर अब ये हम समझ रहे हैं कि आगे चलकर ये क्या जाएगा, आगे चलकर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उधर तक भी जा सकता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका तक भी जा सकता है। इतना सबको क्लियर है ना। दिस इज नोन एज आईएमईसी कॉरिडोर। क्या क्या याद रखना है, एक तो उसके पोर्ट्स याद रखने हैं, सारी कंट्रीज के पोर्ट्स अपन को याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी चीजें है ना इसमें और बहुत सारे एंगल है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे एंगल है, पर अपन को वो सब चीजें नहीं पढ़नी। अब सऊदी अरेबिया को यहाँ पे क्या फायदा होगा, सऊदी अरेबिया अभी तक हम देख रहे थे, सऊदी अरेबिया मतलब तेल से वो अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रहे थे, पर तेल कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, मतलब कि अब हमारा जो कंट्रीज का जो डायमेंशन चल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड का डायमेंशन चल रहा है, वो ये है कि ऑयल इकोनॉमी से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाए। तो सऊदी अरेबिया को भी अपने आप को डाइवर्स करना पड़ेगा भाई, यूएई को भी डाइवर्स करना पड़ेगा, कर ही रहा है डाइवर्स, ठीक है। एक मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी उसको छोड़कर आगे देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर इसको भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो इनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है इसके अंदर, ये सब चीजें इसके अंदर पॉइंट्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये दो इनिशिएटिव्स थे ना, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। जो इनिशिएटिव्स कहां से आए, अपने G20 के एक तरह से आउटकम अपन मान सकते, ठीक है। तो कल का जो टॉपिक था अब जाकर वो पूरा हुआ है G20 का। अब इसके बाहर G20 में कुछ मत पढ़ो, ये पढ़कर चल जाओ, इसके अंदर से ही क्वेश्चंस आने हैं। आप देख लेना पेपर में G20 पे शायद क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, तो इनमें से ही कुछ हटाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपने, हो सकता है G20 समिट अभी चली हुई हो, ठीक है, जब चली थी, जब आपने कितने वीडियोस देखे थे, एक बार सोच कर देखो, कम से कम 2 से 3 घंटे तो आपने वेस्ट करेंगे वीडियो देखने में, है ना। बहुत ही आजकल यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन कम, एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ अट्रैक्टिव सा कैची सा थंबनेल बनाएंगे कि देखना ही पड़ जाएगा, तो उससे थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है। जो चैनल्स हैं जिसके अंदर प्योर नॉलेज मिलती है, जिसके व्यूज बहुत कम होते हैं, ठीक है, पर नॉलेज प्योर होती है, वहां पर जाकर देखो तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। नहीं तो फिर आप डायरेक्शन ही अलग हो जाएगा बिल्कुल, यूपीएससी की जगह कुछ और बन जाओगे फिर, ठीक है। चलो आगे अपन इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट इज पेरिस क्लब। पेरिस क्लब क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पेरिस क्लब। पेरिस क्लब क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। पेरिस पेरिस क्लब, ठीक है। पेरिस क्लब एक तरह से है ना रईस आदमियों का क्लब है। देखो क्या होता है कि मान लो एक साहूकार आदमी, ठीक है, लैंडर,
ऐसा होता है ना लाला टाइप का आदमी जो होता है, वो क्या कर रहा है, वो बहुत सारे लोगों को क्या कर रहा है, लैंडिंग कर रहा है, ठीक है, मतलब गरीब लोगों को क्या कर रहा है, ब्याज पे पैसा दे रहा है ना, ये गरीब लोग हैं इनको ब्याज पे पैसा दे रहा है, ठीक। तो ये जो पर्सन है, ऐसे बहुत सारे साहूकार मिल जाए एक जगह और ये सोचे कि यार देखो इनको कभी कभार क्या होता है, डेट देने में दिक्कत आने लग जाती है ना, कभी कभार ऐसा होता है जैसे श्रीलंका के अंदर डेट क्राइसिस आ गया, तो इनको थोड़ा रिलैक्सेशन हमको देना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करें, एक मिल बैठकर एक प्लान कर लेते हैं, जैसे श्रीलंका के केस के अंदर उन्होंने प्लान करा कि उसको किस तरह से मोरेटोरियम दिया जाए कि भाई तूने हमारा इतना उधार लिया था, इतने दिनों बाद चुका देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा करके। ऐसा करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, दैट इज नोन एज पेरिस क्लब, ठीक है। अब ऐसे समझो कि जो अमीर देश है वो लैंडर होंगे, ठीक है, पेरिस क्लब के अंदर कौन होंगे, जो अमीर देश है वो लैंडर होंगे, वो लैंड कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज को, ठीक है, गरीब देशों को लैंड कर रहे हैं। अब गरीब देशों को लैंड कर तो कोई गरीब देश फंस गया डेट के अंदर, तो उसको बचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए वो कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। तो ऐसा जो ग्रुप है 22 कंट्रीज का, दैट इज नोन एज पेरिस क्लब। अब जब हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑब्वियसली बांग्लादेश विल बी देयर इन द पेरिस क्लब और नॉट, नो, बांग्लादेश गरीब कंट्री, वो थोड़ा ना साहूकार बन जाएगा। 22 मेंबर कंट्रीज का ऐसा ग्रुप जो कि छोटे मोटी कंट्रीज को लोन देते हैं, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी देयर और नॉट, यस, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसके अंदर, तो आपको इसके अंदर देखेंगे ये कंट्री है, देखिए ये सारी की सारी कंट्रीज अमीर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ठीक है, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज जो होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दिस इज नोन एज पेरिस क्लब। इन कंट्रीज का काम क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोन दे रहे हैं दूसरों को, ठीक है, गरीब देशों को हम लोन दे रहे हैं, ठीक है, ये काम है इनका पेरिस क्लब का। अब उसके अंदर किसी को कोई दिक्कत हो जाती है तो हम मिल बांट कर एक डिसीजन मेकिंग कर लेंगे, ठीक है। अभी ये न्यूज में भी इसीलिए है, न्यूज में देखिए किस लिए ये पेरिस क्लब न्यूज के अंदर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अभी श्रीलंका का जो डेट क्राइसिस था, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ठीक है हमसे तुमने जो लोन ले रखा है ना उसको 10 साल के अंदर कर देना, 10 साल का मोरेटोरियम इनको दे दिया श्रीलंका को डेट के ऊपर, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो एक इनफॉर्मल ग्रुप है ऑफिशियल क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स जो कि लोन देते हैं, ठीक है। रोल इज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर द पेमेंट डिफिकल्टी एक्सपीरियंस बाय द डेटर कंट्रीज, ठीक है। जो छोटी मोटी कंट्रीज है जिन्होंने लोन लिया है उनको कोई दिक्कत आती है तो उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से कुछ रास्ता निकाल रहे हैं मिल बैठकर, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये पेरिस क्लब का बात होता है। चलो एक इंपॉर्टेंट अब हम डायमेंशन यूज करते हैं जिसके बाद हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। अभी हम इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। देखो दो रीजन है, एक तो इंडियन ओशन रीजन है, एक इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। पहले ही समझ लो इंडो पैसिफिक होता क्या है, एक बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं पहले, फिर उसके ऊपर ही फिर हम ऑर्गेनाइजेशन को समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अफ्रीका का अगर हम देखेंगे ये, तो अफ्रीका की इस वाले शोर से, ठीक है, अगर हम देखें और ये नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है, तो अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बीच के अंदर ये वाला जो रीजन है, ठीक है, दिस इज नोन एज इंडो पैसिफिक। ये इंडो पैसिफिक की डेफिनेशन होती है, दिस इज व्हाट, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द इंडो पैसिफिक, है ना। डेफिनेशन अगर हम आपको दिखाएं इसके अंदर, वास्ट मैरिटाइम स्ट्रेचिंग फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट से, ठीक है। और अगर हम देखेंगे ईस्टर्न शोर्स ऑफ द अफ्रीका, यहाँ से ईस्टर्न शोर्स ऑफ द अफ्रीका और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ये जो रीजन होगा दिस इज नोन एज इंडो पैसिफिक रीजन। बहुत बड़ा रीजन है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमको इसके अंदर समझ में आनी होगी, ठीक है, तभी जाकर ये काम बनेगा। अब देखो इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में हम इसके अंदर समझते हैं। अब यहाँ पर है ना एक दो चीजें हैं जो कि पूछी जा सकती हैं एग्जाम के अंदर, है ना, एक दो प्लेसेस इन न्यूज में, वो हमेशा न्यूज के अंदर ही रहती है क्योंकि, है ना। एक है स्टेट ऑफ मलाका, स्टेट ऑफ मलाका इज बिटवीन, आप देखेंगे मलेशिया और ये जो है ना ये सुमत्रा आइलैंड है, ठीक है, सुमत्रा आइलैंड, सुमत्रा आइलैंड मतलब इंडोनेशिया का एक आइलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में एक छोटा सा पैसेज है, ठीक है, 40 किलोमीटर विड्थ होगी इसकी, इसको अपन स्टेट ऑफ मलाका बोलते हैं। और स्टेट ऑफ मलाका इतना खतरनाक चीज है ये, आप यहाँ पर देखिए सुमत्रा और मलेशिया के बीच के अंदर, ठीक है, इतना खतरनाक चीज है कि इसके कारण चाइना जो है बहुत ही एग्रेसिव हो रहा है। चाइना के एग्रेशन का एक रीजन स्टेट ऑफ मलाका भी है। क्यों? इसको बोला जाता है चाइनीज डिलेमा, इसको चाइनीज डिलेमा बोला जाता है। देखो क्या है, चाइना को अगर कनेक्ट करना होगा किससे, अगर वर्ल्ड से कनेक्ट करना होगा तो उसको यहीं से जाना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज द ओनली रूट। इधर तो चलो
इधर से तो जा नहीं सकता है, इधर से जाएगा तो भी अमेरिका और उनका डोमिनेंस है इधर, ठीक है, ऐसे ही जा पाएगा वो, इन कंट्रीज पे इसका कंट्रोल भी है। अब ये ज्यादा बड़ा स्ट्रेच नहीं है, दिस स्ट्रेच इज नॉट मोर देन 40 किलोमीटर्स, है ना, इतना विड्थ नहीं है, लेंथ उसकी ज्यादा है पर विड्थ ज्यादा नहीं। इसके ऊपर अगर 2 शिप भी खड़े कर दिए ना तो ये रुक जाएगा, ठीक है। तो चाइना सोचता है कि यार हम जाते पूरा का पूरा हमारा ट्रेड इधर से हो रहा है ना, एक्सपोर्ट इधर से हो रहा है, मिडिल ईस्ट से कनेक्ट हो रहे हैं तो इधर से हो रहे हैं, इंडियन ओशन में जाना है तो इधर से जाना है, अगर किसी दिन यहाँ पे 2 शिप खड़े हो गए तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपसे स्टेट ऑफ मलाका के बारे में पूछा जा सकता है, स्टेट ऑफ मलाका न्यूज के अंदर रहता है। मलाका स्ट्रेट इज ए नैरो स्ट्रेच ऑफ द वाटर 800 किलोमीटर लॉन्ग एंड 65 से 250 किलोमीटर विड्थ इसकी, ठीक है, लोकेटेड इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ सुमात्रा एंड मलाया पेनिनसुला, ठीक है। इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन भी कभी कभार गलत हो जाते हैं, हमको लगता है यार पढ़ा तो है स्ट्रेट ऑफ मलाका पर किसके बीच में हमें नहीं याद, तो मलेशिया के बीच में और सुमात्रा के बीच में, ठीक है, स्टेट ऑफ मलाका। अच्छा, स्टेट ऑफ मलाका अगर हम देखें तो दिस इज नोन एज साउथ चाइना सी, ठीक है, साउथ चाइना सी है, ठीक है, और ये जो होगा ना इसको हम बोलते हैं, ये देखो ये वाला सी, ये है अंडमान सी, समझ में आ रहा है, ये अंडमान सी किसमें, इंडियन ओशन के अंदर है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, स्टेट ऑफ मलाका किन 2 सीज को कनेक्ट कर रहा है, तो एक तो साउथ चाइना सी और अंडमान सी को कनेक्ट करता हुआ एक स्टेट है जिसको हम बोल रहे हैं स्टेट ऑफ मलाका। 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला जो पैसेज होता है उसको स्ट्रेट बोलते हैं अपन, ठीक है, तो दैट इज नोन एज फॉर स्ट्रेट ऑफ मलाका। इज दिस क्लियर? दिस आल्सो नोन एज चाइनीज डिलेमा। तो कनेक्टिंग द अंडमान सी एंड द साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन के अंदर साउथ चाइना सी और ये अंडमान सी इंडियन ओशन के अंदर, दिस इज नोन एज फॉर मलाका, स्टेट ऑफ मलाका। अब ये इतना इतना इसके लिए चाइना इतना सेंटी है इसके लिए, ये समझो चाइना को लगता है यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, अगर इस तरह से रहा तो चाइना फिर क्या करेगा, चाइना सोचेगा कि हमको इंडियन ओशन के अंदर आना है ना, तो हमको अल्टरनेटिव पाथ देखना पड़ेगा। इसी कारण से एक कॉन्सेप्ट बना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक कॉरिडोर, ठीक है। सी पैक कॉरिडोर क्या है हम आगे चलकर पढ़ेंगे, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर सी पैक कॉरिडोर इज ए पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो आगे चलकर आपको होता है। अब यहां तक सबको क्लियर है? स्टेट ऑफ मलाका पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, आप बता देंगे। सुमात्रा और किसके बीच में, मलेशिया के बीच में। सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का वन ऑफ द आइलैंड, इंडोनेशिया के अंदर 17,000 आइलैंड्स के आसपास आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, उनमें से एक बड़ा आइलैंड जो है दैट इज सुमात्रा, ठीक है। चलो अब देखना लास्ट तक, अपन जब लास्ट तक आप चलते रहेंगे ना तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपको मैप की बहुत सारी चीजें याद होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा मैप के अंदर, देखो ये पूरा जो आइलैंड है ना उसको बोर्नियो आइलैंड बोलते हैं, ये पूरा आइलैंड है बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड के अंदर 3 कंट्रीज है, ये 3 कंट्रीज के अंदर बटा हुआ है ना। एक है ब्रुनेई, यहाँ पे देखो छोटी सी, बीच में ये जो है ना ये मलेशिया है। मलेशिया की दिक्कत पता है क्या है, अपन तो देखो पूरा एक लैंडमास है, मलेशिया आधा इधर है आधा टुकड़ा इधर है, बीच में क्या आ गया, बीच में साउथ चाइना सी आ गया, समझ में आ रहा है ना। ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स बहुत सारे, ये सारे आइलैंड जो है छोटे छोटे आइलैंड्स इंडोनेशिया के अंदर रहते हैं। और ये भी इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया भी बीच में क्या है एक तरह से सी से ये सेपरेट हो रखा है, ठीक है। तो ये देखो ये वाला, ये ऊपर थाईलैंड के बाद यहाँ पे तो पूरा आपको पता ही साउथ ईस्ट एशियन एशिया है ना, जो भी है म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक। यहाँ थाईलैंड के बाद यहाँ पे ये याद रखना कि थाईलैंड से टच करता हुआ ये कौन है, ये एक मलेशिया है। मलेशिया 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइडेड है, बीच में सी है, और इंडोनेशिया का भी कुछ ऐसा ही हालत है ना। तो जब ये होता है, और ये छोटा सा यहाँ पर फंसा हुआ सिंगापुर है, ये कंट्री ये रहा, ठीक है। तो ऐसे अपन को थोड़ा बहुत इसको मैप को ये ध्यान रखना है। लास्ट के अंदर जाते जाते मैं आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा मैप आपको मुंह जबानी याद होगा, किसके बाद क्या है, ये सब चीजें मैं आपको याद करवा कर दूंगा पूरा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द मैपिंग, और ये सब चीजें है ना आपको बिल्कुल क्लियर होती रहेगी, ठीक है। चलो सी पैक कॉरिडोर अपन बाद में पढ़ेंगे, इंडो पैसिफिक के बारे में हम भाई हम समझ गए चीज, है ना। अब यहां पर एक ग्रुप हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल ग्रुप और क्वाड ग्रुप, ये क्या है इसको अपन पढ़ेंगे, बट इससे पहले एक क्वेश्चन कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आप इसके अंदर समझना होगा अपन को, है ना। एक कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। चलो एक कॉन्सेप्ट जो है अपना वो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, वो अपन समझ लेते हैं। बैलेंस ऑफ पावर मतलब पावर का संतुलन बने रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो मान लो कि एक यहां पर एक डॉन है, डॉन 1, ठीक है, एक ये छोटा डॉन है, डॉन 2, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये धीरे धीरे बड़ा होने लग गया,
है ना। अब ये घबराएगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो एक मैं आपको प्रिंसिपल बना रहा हूं, थूसाइडाइडस प्रिंसिपल, है ना, ये भी बहुत न्यूज़पेपर के अंदर आया आजकल। थूसाइडाइडस प्रिंसिपल, थूसाइडाइडस, अगर आप पढ़ते होंगे हिंदू और या फिर इंडियन एक्सप्रेस, तो थूसाइडाइडस प्रिंसिपल बहुत बार आया है, ठीक है। ये क्या होता है, ये है व्हेन एन इमर्जिंग नेशन, ठीक है, इज चैलेंजिंग एस्टेब्लिश्ड पावर, जब कोई बढ़ रहा है कोई नेशन और वो चैलेंज कर रहा है एस्टेब्लिश पावर को, तो अकॉर्डिंग टू थूसाइडाइडस प्रिंसिपल वॉर विल बिकम इनएविटेबल, ठीक है। इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप देखते हैं ऐसे सुन ले, है ना। वार जो होगा इनएविटेबल, वार होके ही रहेगा, थूसाइडाइडस ऐसे कह के गए, ग्रीक फिलोसोफर है ना, वो ऐसे बोल कर गए हैं कि व्हेन अ इमर्जिंग पावर इज चैलेंजिंग द एस्टेब्लिश पावर। कौन याद आ रहा है इससे, कौन कौन याद आ रहा है, दो कंट्री, ये डॉन टू कौन होगा, चाइना, डॉन वन यूएस। चाइना पहले यूएसए के सामने कुछ भी नहीं था ना, पर धीरे 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 इमर्ज करा, और इमर्ज करके उसको चैलेंज करने लग गया। अब थूसाइडाइडस प्रिंसिपल बोलता है भाई अब तो में युद्ध होगा ही होगा, कोई बचा नहीं सकता इसको, है ना, ऐसा थूसाइडाइडस। तो अब चाइना को ये पता, इसको यूएसए को ये पता है कि भाई आज नहीं तो कल हमारा चाइना से युद्ध होगा ही, तो चाइना को कंटेन करना पड़ेगा। अब ये रहता है दूर, तो चाइना को अगर एशिया के अंदर कोई कंटेन कर सकता है तो वो कौन है, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया इज देयर, पर इंडिया इतना भी पावरफुल नहीं है कि चाइना को कंटेन कर ले। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या सोचेगा कि यार एशिया के अंदर अगर चाइना बहुत स्ट्रांग हो गया तो फिर दिक्कत आई, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, पावर का संतुलन बना के रखना चाहिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने सबसे अच्छे दोस्त को, एशिया के अंदर सबसे अच्छा दोस्त है उसका जापान, उसको फोन करेगा और बोलेगा भाई इंडिया की हेल्प करो तुम। इंडिया के साथ, भाई इंडिया अकेला चाइना को काउंटर नहीं कर सकता, पर जापान और इंडिया तो कर सकते हैं। जापान और इंडिया करने लगे, जापान और इंडिया भी बोले यार हम भी नहीं कर पा रहे। फिर क्या हुआ, एक और कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, वो भी पीड़ित, ये सब पीड़ित है चाइना से, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, तीनों मिलकर एक तरह से बैलेंस ऑफ पावर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। दिस इज नोन एज बैलेंस ऑफ पावर। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम के अंदर, बैलेंस ऑफ पावर का, मेंस के अंदर पूछा गया था, पर ये ठीक है, प्रीलिम्स में भी कभी भी पूछा जा सकता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पावर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग पावर ऑफ सम नेशंस अगेंस्ट दोस ऑफ अदर नेशंस सो दैट देयर इज नो अपील और केओस इन द रिलेशन अमंग अदर नेशंस, ठीक है। कि भाई दो को संतुलन करना है पावर को, तो यहाँ पर किसी जो है अगर असंतुलन हो रहा है पावर का, मान लीजिए, तो उसकी पावर बढ़ा दी दूसरे वाले की, तो दोनों सामने खड़े हो जाएंगे। दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। और बैलेंस ऑफ पावर की टैक्टिक्स के ऊपर ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, जैसे ऑकस, है ना, चाइना के अंदर, चाइना को ध्यान में रखते हुए, और जैसे क्वाड, अपन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे। तो क्वाड एक तरह से ग्रुप है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज देयर, इंडिया इज देयर, ऑस्ट्रेलिया इज देयर एंड जापान इज देयर। चारों मिलकर क्या कर रहे हैं, चारों मिलकर किसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड जापान मिलकर किसी तरह से चाइना को कंटेन करने के लिए ग्रुप बना रहे हैं, है ना। अब चाइना इसको है ना प्यार से बोलता है एशियन नाटो, एशिया का नाटो भी इसको प्यार से बोलता है कि यार तुम नाटो बना रहे हो जबरदस्ती हमारे खिलाफ, है ना। खैर इसका अब इवोल्यूशन कैसे हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हम इंडो पैसिफिक ओशन, क्योंकि इंडो पैसिफिक कवर हो गया इसके अंदर, जापान तक जा रहा है ये, है ना। यहाँ पर देखो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पैसिफिक ओशन हो गया, और ये इंडिया का इंडियन ओशन हो गया, ठीक है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, कोई किसी को रोके नहीं भाई, रोक टोक नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, आराम से ओपन सी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी ने आइलैंड बनाए, जैसे साउथ चाइना सी के अंदर यही चीज हो रही है, साउथ चाइना सी के अंदर बहुत सारे आइलैंड्स बनाने की कोशिश कर रहा है कौन, चाइना, ठीक है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स और ये सब चीजें, ठीक है। वो भी साउथ चाइना सी भी अपन आगे चलकर अपन पढ़ेंगे। तो क्वाड क्या है, क्वाड एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक ग्रुप है इन चार कंट्रीज का, जो कि फ्री, ओपन, प्रॉस्परस, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन चाहिए इसको, ठीक है। तो कभी ऐसा हो जाएगा इंडियन ओशन की ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, इंडो पैसिफिक की ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभार हम एग्जाम के अंदर आउट ऑफ प्रेशर हम इंडियन ओशन को देखकर भी टिक लगा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडो पैसिफिक अपन को इसके अंदर रखना है। अब इसका स्टार्टिंग कहां से हुआ ये आप सुन लो थोड़ा सा, तो थोड़ा आपको इवोल्यूशन का पता जाएगा। 2004 के अंदर है ना एक बहुत बड़ा सुनामी आया था, इतना बड़ा सुनामी आया था कि कुछ आइलैंड्स तो ऐसे हो गए, बिल्कुल रोटेट ही कर गए थे, हाँ, जापान को बहुत इफेक्ट हुआ था उस वक्त, है ना। तो 2004 के अंदर क्या हुआ, इन सारी कंट्रीज ने, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने काफी अच्छा काम करा, मिलकर डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छा करा।
तो यहां से इसका ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट होगा, है ना। ऐसे भी कभी कभार क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2006 के अंदर मनमोहन सिंह ने कहा कि जापान और इंडिया जैसे लाइक माइंडेड कंट्रीज को आपस में बातचीत करनी चाहिए। 2007 के अंदर हम देखेंगे तो सिंगापुर भी इसके अंदर आया था एक बार, ठीक है, सिंगापुर भी आया और सिंगापुर ने भी इस तरह से करा। चाइना ने सिंगापुर को फोन करके कह दिया भैया एक बार तो चले गए, अब मत जाना आगे से, ठीक है, वो चुपचाप बैठ गया। और चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को भी बोला कि भाई वापस मत जाना तुम, ऑस्ट्रेलिया भी चुपचाप बैठ गया, ठीक है। अब चाइना इन 2008 ऑस्ट्रेलिया पुल्ड इटसेल्फ फ्रॉम द क्वाड ग्रुपिंग, ठीक है, और चाइना का एग्रेशन इस तरह से बढ़ता गया। अब क्या होता है, अब जब चाइना सबको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करने लगेगा, ऑस्ट्रेलिया को, सिंगापुर को, साउथ चाइना से डिस्प्यूट होगा 2016 के अंदर, तब जाकर ये कंट्रीज वापस सोचेंगे यार इसको चाइना को कंटेन ही करना पड़ेगा, इससे अपन बच के नहीं रह सकते, डिफेंसिव अप्रोच नहीं करनी पड़ेगी, अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो ये वापस से कंट्रीज आती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चाइना और इंडिया के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था 2016-17 के अंदर, ठीक है। तो इंडिया को भी ऐसा कुछ करना था जिससे कि वो चाइना को डरा करके डिटरेंस की पॉलिसी एक इंडिया को भी अपनानी थी। तो इन सारी कंट्रीज ने मिलकर वापस से ग्रुप बनाया, इसको अंदर क्वाड के अंदर वही 4 नेशंस जो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे मिले। और यहाँ पर जापान ने क्लियरली बोल दिया, यहाँ पर क्लियरली पहली बार बोला कि हम एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जो कि चाइना के एग्रेशन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन कि चाइना के एग्रेशन के अगेंस्ट में ये ग्रुप होता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, बट इन्होंने जब यहाँ पर बोला दिस टाइम जापान क्लियरली स्टेटेड दैट द इंटेंशन वाज टू काउंटर चाइनाज एग्रेशन, ये बोल दिया गया 2017 के अंदर। और 2019 के अंदर इसकी पहली मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स आके मिलते हैं 2019 के। फिर यहाँ पर आप देखेंगे आगे जाके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये भी मिलते हैं। तो यहाँ से क्वाड ग्रुप इस तरह से बना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके प्रिंसिपल क्या है कि देखो जो भी स्ट्रेटेजिक सी रूट्स है ना इंडो पैसिफिक के अंदर, वो कोई भी मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आने चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स वही है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड ऑर्डर, ये सब चीजें इसके अंदर होनी चाहिए, राइट। अच्छा एक चीज और है इसके अंदर, एक चीज और ये करना चाहते हैं कि हमारा जो आसपास की कंट्रीज है ना, इसमें चाइना क्या कर रहा है, डेट ट्रैप पॉलिसी अपनाता है। डेट ट्रैप पॉलिसी मतलब क्या है कि तुमको सस्ते में लोन दे देंगे और थोड़े दिनों बाद कहेंगे कि लोन का पैसा वापस करो, और तुम कर नहीं पाओगे। तो लोन का पैसा नहीं दे पा रहे तो कुछ अपना एरिया दे दो, मालदीव्स के आइलैंड्स ले रखे हैं जैसे उसने बहुत सारे, है ना, लीज पे दे दो। हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका के अंदर ले रखा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना के रख रखा है, वो सब चीजें अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी आसान भाषा में समझो कि उसको अगर चाइना का एग्रेशन कम करना है तो हमें एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिसके अंदर कहेंगे भाई चाइना से मत लोन लिया करो, ये तो तुमको डेट ट्रैप के अंदर फंसा देगा, हमसे ले लो लोन। तो अल्टरनेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म भी ये बनाने की कोशिश करेगी क्वाड आने वाले समय में, हो सकता है कोई बैंक ही खोल दे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें अपन फंस भी सकते हैं। Coalition also aims to offer alternative debt financing for the nations in the Indo-Pacific region. Why this is important? Because इससे चाइना का इन्फ्लुएंस जो होगा वो कम होगा। Is this clear with everyone? कोई भी डाउट आ रहा है? ठीक है, चलो ये भी अपना क्लियर हो गया। अब हम करते हैं ओपेक नेशंस, ओपेक नेशंस को पढ़ते हैं। ये ओपेक नेशन क्या है, फिर ओपेक के अंदर ओपेक प्लस नेशन भी करके कुछ है, वो अपन इसके अंदर देख लेते हैं, ठीक है। चलो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्रीज है ये, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इसका इवोल्यूशन कैसे होता है सबसे पहले अपन ये देखते हैं। देखो भाई इधर देखना सभी कि स्टार्टिंग के अंदर है ना पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्जा किसका था, वेस्टर्न कंट्रीज का, वेस्टर्न पावर्स का कब्जा था। मेरे घर में अगर मान लो गैस है तो उस पर भी रोटी बनाने का अधिकार किसको था, वेस्टर्न कंट्रीज को, है ना, ऐसे अपन समझते हैं, है ना। दूसरा पड़ोसी आके मेरे घर में रोटी बना रहा है, कितनी रोटी बनेगी वो डिसाइड कर रहा है ना, वो सब चीजें, और मैं चुपचाप बैठ के ऐसे देख रहा हूं, मेरा ही आटा यूज कर रहा है, मेरा ही पानी यूज कर रहा है, सब कुछ यूज कर रहा है, मैं बैठा हुआ, इतना डोमिनेंस था। तो जो अरब कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर जहां पर बहुत सारी एम्पल अमाउंट ऑफ ऑयल रिसोर्सेज वाज देयर, तो उसका कंट्रोल उन कंट्रीज के ऊपर नहीं था। जैसे लीबिया अपने ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं कर सकता था, सऊदी अरेबिया पहले अपने ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं करता था, कितना प्रोड्यूस होगा, कौन प्रोड्यूस होगा, ये प्राइवेट कंपनीज करती थी, है ना। कुछ प्राइवेट कंपनीज भी थी उनमें, कुछ सरकारी कंपनीज थी, और ये सारी कंपनीज जो थी वो सऊदी अरेबिया, लीबिया इनकी नहीं थी, ये किसकी थी, वेस्ट की। ऐसी कंट्रीज का ग्रुप जो है दैट इज नोन एज सेवन सिस्टर्स, है ना। सेवन सिस्टर्स कंपनी क्या कर रही है कि अरब कंट्रीज के अंदर अपना ऑयल प्रोडक्शन कर रही है। अब कोई भी अगर हिम्मत करता है ना, जैसे लीबिया ने एक बार सोचा कि यार हमारे देश में ये क्या कर रहे हैं, है ना, भाई मेरा आटा यूज करके खुद ही बना के खुद ही खा जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं, है ना। तो मेरे देश में ये लोग क्या कर रहे हैं,
तो उसने बोला कि मैं अपने ऑयल रिसोर्सेज को नेशनलाइज करूंगा। ऐसे बोला, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसके ऊपर एक तरह से उसकी पूरा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल खराब कर दिया, उनको टॉपल कर दिया गवर्नमेंट। इसी तरह से ईरान के अंदर एक मोसादेक थे, मोसादेक आए, बोले अरे ये क्या चल रहा है भाई, ये हमारे ऑयल को ये कैसे यूज कर रहे हैं, उनको करा तो उनको भी पनिश कर दिया। तो इन लोगों ने सोचा यार ये हमको है ना अपने ऑयल को यूज ही नहीं करने दे रहे, ठीक है ना। ओपेक नेशन कैसे बने ये हम आपको बता रहे हैं। तो देखो, इंटरनेशनल ऑयल मार्केट वाज डोमिनेटेड बाय द एंग्लो अमेरिकन ऑयल फर्म्स नोन एज सेवन सिस्टर्स मल्टीनेशनल कंपनीज थी। यही अरब कंट्रीज के अंदर जाकर ऑयल का प्रोडक्शन करती थी और उसको बेच देती थी, उनको कुछ नहीं मिलता था अरब कंट्रीज को। अब देखो, इन अप्रैल 1951 ईरानियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम नेशनलाइज कर रहे हैं, है ना, सारे ऑयल रिसोर्सेज को हमारे नेशन के होंगे ऑयल रिसोर्सेज। तो उसको बिल्कुल टॉपल ही कर दिया, ठीक है। एग्रिंग ब्रिटिश पेट्रोलियम इट रिटेलिएशन सेवन सिस्टर्स मेंबर्स बॉयकॉटेड ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट फोर्सिंग इट्स आउटपुट टू फॉल ऑलमोस्ट जीरो, और 1953 के अंदर मोसादेक को ओवरथ्रोन करवा दिया, ठीक है। इस तरह से किसी की हिम्मत नहीं बनती थी। तो अब ये सोचे कि भाई एकता में शक्ति है, वही वाला कॉन्सेप्ट। ये सोचे यार एक एक करके जा रहा है ना, तो ये मार रहा है बहुत बुरी तरह, लीबिया को भी मारा, ठीक है, ईरान का भी इस तरह से कर दिया हाल। तो हम क्या करते हैं, हम एक ग्रुप बना लेते हैं, जिससे कि ग्रुप बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रुप में इकट्ठे रहेंगे तो ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये समझ में आ रहा है। और दिस ग्रुप इज नोन एज ओपेक, ठीक है। तो यहां पे देखो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज जो हैं, ठीक है, उनका एक ग्रुप है दैट इज नोन एज ओपेक। वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट विद इन ओपेक मेड इट इजियर फॉर देम टू नेशनलाइज ऑयल प्रोडक्शन। अपने घर के आटे को अपना बोलने के लिए उनको क्या करना पड़ा है, ग्रुप बनाना पड़ेगा। एंड स्ट्रक्चर ऑयल प्राइसेस इन द फेवर विदाउट इनकरिंग पनिशमेंट बाय द वेस्टर्न गवर्नमेंट्स एंड द फर्म्स। ये समझ में आ गया। तो पहले कैसा कंट्रोल था, फिर ये एक ग्रुप बना। अब इसके अंदर अपन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, राइट। तो 1960s के अंदर ये ग्रुप इसके अंदर इस तरह से बनाया, ओपेक नेशंस, ठीक है। देखो अब ऑयल का है ना कुछ इस तरह का रहता है, जैसे ऑयल प्रोडक्शन होता है ना, जैसे मान लीजिए ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ, ठीक है, ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर मान लो ऑयल जो है 100 ऑयल यूज हो रहा है, 100 ऑयल यूज हो रहा है, पूरा वर्ल्ड 100 ऑयल यूज कर रहा है, ठीक है। और ये मान लो प्रोडक्शन करते करते, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज, ठीक है, सबके अंदर अगर सिनर्जी नहीं होगी तो प्रोडक्शन करते करते ये मान लो 150 ऑयल प्रोड्यूस कर दें। डिमांड कितनी की है, 100 की है। तो फिर क्या होगा, ऑयल का प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। नुकसान किसको होगा, इनको होगा। क्या इतना सारा खर्चा करके ऑयल निकाला और उसका ऑयल का प्राइस भी कम करना पड़ गया, बिकॉज ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। तो ये क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे हम एक ग्रुप बनाते हैं, वो डिसाइड करेंगे हम कितना ऑयल का प्रोडक्शन हमें करना है, ऑयल प्रोडक्शन कितना करना है, उस ग्रुप से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमको लॉस नहीं होगा, है ना। सब मिल बांट कर बैठकर, ऐसे नहीं कि कोई कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे तो बहुत सारा ऑयल हो जाएगा, तो ऑयल मार्केट, इंटरनेशनल ऑयल मार्केट गड़बड़ा जाएगा। इसके लिए ओपेक नेशंस बना, है ना। पहले तो मैंने आपको बताया पहले क्यों बना, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के पनिशमेंट ना मिले तो सब इकट्ठे रहे, उसके लिए बना। दूसरा क्यों बना, इसलिए बना क्योंकि एक तरह से सिनर्जी क्रिएट हुए ऑयल मार्केट के अंदर। चलो, तो ये ओपेक नेशंस का क्या है, ये ओपेक नेशंस का अपन ने इसमें डायमेंशन समझ लिया, ठीक है। अब स्टार्टिंग में 1960s के अंदर बगदाद एक कॉन्फ्रेंस होती है, बगदाद पैक्ट अलग चीज है, ठीक है, जो अपन ने कल पढ़ा था सेंटो के अंदर। बगदाद कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर ये कंट्रीज जो होते हैं ना, ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जिसके अंदर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला, ये 5 कंट्रीज जो है फाउंडिंग मेंबर्स हैं। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि बगदाद ट्रीटी किससे रिलेटेड है, ओपेक से, ठीक है। और ये 5 नेशंस जो हैं उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और ये क्या करते हैं, ये एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देते हैं, पेट्रोलियम पॉलिसी इन द मेंबर कंट्रीज इन 1968, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि कितना कि हमको सोवरेन, एक तो ये बताते हैं सारे देशवासियों को कि हम देखो हम सोवरेन है, ये ऑयल रिसोर्सेज हमारे हैं, हम इस ऑयल रिसोर्सेज को कैसे भी यूज करें, कितना भी प्रोड्यूस करें, ये हमको डिसाइड करना है। इस तरह से एक डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट बताते हैं कि सारे ऑयल हमारे रिसोर्सेज है वो नेशनलाइज्ड, नेशनल एसेट्स, ठीक है। चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम प्राइस पॉलिसीज, है ना, टू सिक्योर फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस फॉर द पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जिससे कि उनका कहीं प्राइसेस कम ना हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया। एन एफिशिएंट इकोनॉमिक रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू कंज्यूमिंग नेशंस, फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल टू दोस इन्वेस्टिंग इन द इंडस्ट्रीज, ये सब चीजें इसके अंदर बोला गया, राइट। अब ओपेक के अंदर अभी जो है ना 12 मेंबर्स हैं, अभी है ना रिसेंटली, अभी यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है आपको अंगोला,
ये अभी यहाँ पर इसने क्विट कर दिया, इसने कहा कि यार मैं तो अपनी मर्जी से प्रोड्यूस करूंगा ऑयल, तुम कहते हो कि इतना ही करो, मैं ज्यादा कर सकता हूँ तो मैं ज्यादा करूंगा, तो इसलिए ये बाहर निकल गया है। तो अभी ये इसके अंदर है नहीं, पर कुछ नोट्स में आपको ये मिल जाएगा, है ना। जनरली इसमें 13 मेंबर्स लिखा रहता है नोट्स के अंदर, ठीक है, 13 मेंबर्स। आप देखेंगे ओपेक के अंदर 12 मेंबर्स, ठीक है, 12 मेंबर्स ओपेक के अंदर हैं, जिसके अंदर से ये सारे मेंबर्स हैं, जिसके अंदर अंगोला इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इस हेडक्वार्टर इस वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये कंट्रीज आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि ये 12 ही कंट्री, अगर ये 22 कंट्री होती है जैसे पेरिस वाला, जैसे पेरिस क्लब है ना, उसमें आपको ये देखना है कि भारत है कि नहीं है सिर्फ, है ना, उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, उसके अंदर आपको देखना है क्योंकि इसमें 57 कंट्रीज है कि भारत है कि नहीं है। पर इसमें ये पूछ सकते हैं ओपेक कंट्रीज के अंदर 12 ही मेंबर्स हैं, ठीक है। जब वो ये पूछ सकते हैं कि नाटो के फाउंडिंग मेंबर्स कितने, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी के अंदर, नाटो के अंदर कितने फाउंडिंग मेंबर्स हैं, मतलब आइसलैंड फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं, वो वाला जो क्वेश्चन था यूपीएससी का, ये स्टेटमेंट था। चलो, आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या होता है 2016 के अंदर एक चीज होती है, अभी तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो था ना, वो सब कुछ मिडिल ईस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट था। 2016 के अंदर शेल गैस का प्रोडक्शन होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब शेल गैस का प्रोडक्शन होगा तो गैस प्रोड्यूस हो रही है और ऑयल यहां पर है, तो मार्केट बिगड़ेगा ऑयल का। तो अब ये सोचेंगे यार हमको क्या करना चाहिए, हमारा को अपना ग्रुप बढ़ाना चाहिए और भी मेंबर्स के अंदर ऐड करने चाहिए, और यहां से एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है ओपेक प्लस। 12 मेंबर्स तो पहले थे ही, ठीक है, पहले 13 थे फिर 12 हुए, ठीक है, 12 के बाद और कुछ मेंबर्स को इन्होंने ऐड करा, दैट इज नोन एज ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस क्यों बना ये पूछा जा सकता है। 2016 के अंदर एक कंपटीशन बढ़ गया बिकॉज यूएस शेल गैस का आउटपुट बढ़ा, ठीक है, इसके कारण ओपेक प्लस नेशंस यहाँ पर बनेंगे, और ओपेक प्लस नेशंस के अंदर आप देखेंगे ये सारे नेशंस ओपेक प्लस नेशंस के अंदर, तो 12 ओपेक मेंबर कंट्रीज है, उसके अलावा ये कंट्रीज और है, दिस इज नोन एज ओपेक प्लस नेशंस। इन दोनों को मिलाकर ओपेक प्लस नेशन बनता है, ठीक है। तो ऐसे बोला जा सकता है ओपेक प्लस के अंदर नॉन ओपेक कंट्रीज कौन कौन सी, ऐसे पूछा जा सकता है, तब आपको ये वाली कंट्रीज बतानी होगी। ये भी थोड़ा थोड़ा ऑयल का प्रोडक्शन करती है। रशिया इज द नॉन ओपेक कंट्री इन द ओपेक प्लस, यस। तो ऐसा अपन को इसके अंदर बताना होगा। इज दिस क्लियर। तो ओपेक क्या था, कैसे बना, सेवन सिस्टर्स वाला कॉन्सेप्ट, सेवन सिस्टर वाला कॉन्सेप्ट के बाद उन्होंने यूनाइटेड हुए, पेट्रोल प्राइस कैसे कोऑर्डिनेट करना होता है नहीं तो नुकसान हो जाएगा। फिर शेल गैस का प्रोडक्शन हुआ 2016 के अंदर, तो उन्होंने देखा कि यार अब अपन को और नेशंस को इसके अंदर ऐड करना होगा, और वहां से फिर ओपेक प्लस बन गया, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट अपन क्रिस्टल क्लियर होता रहेगा ना, तो बस आपको नोट्स पढ़ने हैं और बाकी कुछ नहीं करना आपको फिर, ठीक है। जैसे कल के सारे टॉपिक्स अभी आपको कहीं ना कहीं दिमाग में होंगे, है ना, एक एक बार रिवाइज जरूर करते रहना, दैट इज। फिर बाद में देखो इनकी जो है कितना ज्यादा इनका पोटेंशियल बढ़ गया। बाद में अपन ने देखा था 1973 का ऑयल क्राइसिस, किसमें पढ़ा था मैंने 1973 का ऑयल क्राइसिस, कौन से टॉपिक में, G7, है ना, 1973 का ऑयल क्राइसिस। बाद में तो ये फिर दादागिरी दिखाने लग गए ये लोग, पहले ये लोग इनको बिल्कुल दबा कर रखते थे, है ना, वो वाला सिस्टम। चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी न्यूज में थी, साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। अब यहाँ पर देखो नाम से समझ में आ रहा है साउथ अफ्रीकन नेशंस की कम्युनिटी होगी और डेवलपमेंट के लिए कि हम सब मिलकर डेवलप करें, ठीक है, इसलिए कम्युनिटी होगी। तो इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें आपको ये दिख रहे हैं ये कंट्रीज के अंदर है। अब इन कंट्रीज को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर दिस कंट्रीज की कौन कौन सी कंट्रीज है, क्योंकि आपको अफ्रीका का मैप अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आपको पता चल जाएगा। कोई ऐसी कंट्रीज तो नहीं होगी तो ऊपर वाली अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर है, ठीक है, इस तरह की तो होंगी नहीं, ये वाली कंट्रीज के अंदर है, ये सारी कंट्रीज है। तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ दिस कंट्री, और इसमें क्या होगा, बस वही डेवलपमेंट के लिए, इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है। सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल ग्रोथ करें, डीपर कॉपरेशन करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, सफिशिएंट प्रोडक्शन, और ये सब चीजें करें, ये सब चीजें, पॉवर्टी को हटाएं, और ये सब साउथ अफ्रीका की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। विजन भी इसका ऐसा ही है, मिशन भी ऐसा ही है, ये सब पेज भरने के लिए, बाकी इसके अंदर कुछ काम का चीज है नहीं, है ना। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट SADC टीम का, और ये सब चीजें इसके अंदर। मैंडेट भी ऐसा ही है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इसी तरह से पढ़ा रहा हूँ, राइट। एक बार आप इसको रीडिंग कर लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। साउथ अफ्रीका की डेवलपमेंट काउंसिल है, आप समझ रहे हैं क्या होगा इसका, राइट। एक है कैरिबियन कम्युनिटी, ठीक है, कैरिबियन कम्युनिटी, कैरिकॉम जिसको बोलते हैं, ये अपन इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैप देखो, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। इन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है ना, यहाँ पर एक सी है, दैट इज नोन एज कैरिबियन सी, ठीक है। तो कैरिबियन सी है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरिबियन सी का जो लोकेशन है ना, दैट इज वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड,
ठीक है। इस कैरेबियन सी के आसपास की जो कंट्री, ये देखो इसको थोड़ा बड़ा कर दिया कैरेबियन सी को, तो ये जो आसपास की जो लिटोरल स्टेट है ना, इनका एक ग्रुप है दैट इज नोन एज कैरिकॉम। इसको अपन कैरिकॉम बोल रहे हैं, इसको अपन बोल रहे हैं कैरेबियन कम्युनिटी। ठीक है। ये क्या था, ये 1973 के अंदर बना था। इज रोटेटेड एवरी 6 मंथ्स अमंग द मेंबर कंट्रीज। सीट ऑफ सेक्रेटरी जॉर्ज टाउन और गुआना के अंदर इसके अंदर है। ठीक है। अब वैसे तो ये भी उसी लिए बना था, अगर अपन देखें 1973 के अंदर बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन, कोल्ड वार का इन्फ्लुएंस रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे ये कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज, ये कहीं किसी के इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। ठीक है। और ये सारी कंट्रीज जो थी दैट आर डोमिनेटेड बाय द अमेरिका। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज। तो इसलिए ये ग्रुप बना था। बट जो होगा इसके अंदर यही कि भाई हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करेंगे, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, फॉरेन पॉलिसी हम अपने हिसाब से रखेंगे, नहीं तो ये जो मिलिट्री ब्लॉक्स है इनके कारण हमारे को क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो फॉरेन पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आपस के अंदर करने के लिए ग्रुप बना, दैट इज नोन एज कैरेबियन कम्युनिटी, कैरिकॉम जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद एक इकोवास। इकोवास एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक सपना था इकोवास, इसका एक वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्लॉक। ये चाहता था कि हम यूरोपियन यूनियन जैसा बने। अब यूरोपियन यूनियन क्या है, एक तरह से इकोनॉमिक ग्रुप है। ठीक है, जिसके अंदर बॉर्डरलेस बनाने की कोशिश करी उसमें। शेंजन एग्रीमेंट है, अपन यूरोपियन यूनियन पढ़ेंगे, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है वो अपन देखेंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर करेंसी यूज करते हैं ना, यूरोस, वैसे ही करना चाह रहे हैं इकोवास। इनकी इच्छा थी कि हम बड़े होके यूरोपियन यूनियन बने। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह का एक ग्रुप बनाया दैट इज नोन एज इकोवास। ठीक है, इकोवास का मतलब है वेस्ट अफ्रीका का ब्लॉक है। मैं आपको दिखाऊंगा मैप के अंदर। तो ये जो ग्रुप्स है इन कंट्रीज का, ठीक है, ये कंट्रीज जो है 15 कंट्रीज है, 15 मेंबर्स कंट्री, दिस इज नोन एज इकोवास। ठीक है, तो देख लो ये जो कंट्रीज हैं इनका नाम, अब देखो क्योंकि न्यूज में है तो आप याद करने की कोशिश करना इनके नाम। ठीक है, क्या क्या नाम है इनके, क्योंकि 15 ही कंट्री है। अगर ये 20 से ऊपर होती तो मैं आपको नहीं बोलता कि कोई इंपॉर्टेंट ही ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे G20 है तो इंपॉर्टेंट है, उसकी तो एक एक कंट्री आपको याद होनी चाहिए। राइट। तो 1975 के अंदर हुई ट्रीटी ऑफ लागोस, ये अपन को याद रखना है, ट्रीटी ऑफ लागोस से साइन हुई। ठीक है, इकोवास क्या सपना था इकोवास का, ये सपना था कि हम भी यूरोपियन यूनियन बने। अगर ये भी याद रह जाएगा तो इसके आधे पॉइंट्स तो वैसे ही हो गए। देखो इसके अंदर गोल ऑफ इकोवास टू अचीव कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंट फॉर इट्स मेंबर बाय क्रिएटिंग ए सिंगल लार्ज ट्रेड ब्लॉक बाय बिल्डिंग ए फुल इकोनॉमिक एंड ट्रेडिंग यूनियन और पीस कीपिंग फोर्स इसके अंदर हो। और इसका ये भी है कि करेंसी वरेंसी हम रखें अपना। ठीक है, ये इसके सपने हैं। लार्जर एम क्या है, टू हैव ए सिंगल कॉमन करेंसी एंड क्रिएट सिंगल लार्ज ट्रेडिंग ब्लॉक। ठीक है, और विजन ये है बॉर्डरलेस रीजन, जो भी यूरोपियन यूनियन का है, तो उससे कनेक्ट करके आप इसके अंदर ये समझ सकते हैं, ये इसके विजन, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। इकोवास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या है, वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर कंट्रीज के अंदर है ना। तो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ये कंट्रीज हैं, ये आपको इसके अंदर एक बार देख लेना कौन कौन सी कंट्रीज। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो है ना दैट इज इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन क्या है ये अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। इंडियन ओशन रीजन आप यहाँ पर देखें, ये इंडिया है, और ये वाला जो रीजन है यहाँ से लेकर और इस वाले एरिया तक, वो पैसिफिक तो क्या था, नॉर्थ अमेरिका तक था, ये यहाँ पर ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, इस रीजन का जो है दिस इज नोन एज इंडियन ओशन रीजन। ये इंडियन ओशन है। अब जो चाइना है ना, इसका, अब ये वाला जो रीजन है ना, इसके ऊपर भी चाइना का थोड़ा नजर है। ठीक है, कि चाइना क्या कर रहा है, देखो चाइना ने साउथ चाइना सी डिस्प्यूट हुआ है चाइना के अंदर, एक चाइना ने क्रिएट करा गया है। ठीक है, वो मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो उसके अंदर वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन उसका बिल्कुल उसने बर्बाद करके रख दिया, उसने अपने अपना ही एरिया उसको मान लिया है ना। लोग बाग ऐसे भी बोलने लगे तो चाइना की लेक हो गई है ना, चाइना का पूरा अधिकार है। अब चाइना वहां पे डेवलप कर गया है पूरा, है ना, साउथ चाइना सी के अंदर। अब चाइना मूव कर रहा है किसकी तरफ, इंडियन ओशन की तरफ उसकी नजर आ रही है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, इंडिया भी इसके अंदर वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर अब सब कोई देख रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी देख रहा है, यूके भी देख रहा है कि इधर है। बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर लगाया रहेगा। ठीक है, इंडिया को किस तरह से इसमें स्ट्रॉन्ग करें, इस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी। सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसके अंदर कुछ आइलैंड्स हैं। ठीक है, अब यूपीएससी का एक स्टाइल है कि कहीं कहीं से ऐसे क्वेश्चन लेता है जैसे नॉर्थ से साउथ इसको लगाओ। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि नॉर्थ से साउथ इन आइलैंड्स को अपन को बताना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ये हमारे आइलैंड्स जो होंगे वो हम इसके अंदर देखेंगे कौन कौन से नॉर्थ से साउथ तक के आइलैंड्स है। देखो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इंडियन ओशन के अंदर, तो एक सोकोट्रा यमन के अंदर एक आइलैंड है ना।
फिर हमारा लक्षद्वीप आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं, ऐसे तो हजारों आइलैंड्स होंगे, वो तो याद करेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट ही करेंगे। फिर हम देखेंगे तो यहाँ पर मालदीव्स आता है। अब यहाँ पर देखो सेशल्स आता है, ठीक है, कोमरस आता है, फिर मेडागास्कर आ रहा है, फिर मॉरिशस आ रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे लिख कर दे दिया यहाँ पे कि लक्षद्वीप, मालदीव्स, फिर चागोस आर्किपेलागो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी है ये, फिर सेशल्स, ये नॉर्थ से साउथ के अंदर है। आपको सिर्फ यही वाले आइलैंड्स याद करने, ठीक है। अब इंडियन ओशन रीजन के अंदर है ना, सब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर क्या है, टेरिटरी है। जैसे यूरोप के अंदर जो रह रहे हैं ना, उनकी भी टेरिटरी है। जैसे यहाँ पर ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ब्रिटिशर्स की टेरिटरी है, चागोस आइलैंड्स, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए एम्स्टर्डम फ्रांस का है, नेवोल एम्स्टर्डम, सेंट पॉल फ्रांस का ये आइलैंड है, ठीक है। इसी तरह से रियूनियन आइलैंड जो है यहाँ पर एक फ्रांस का आइलैंड है। इस तरह से बहुत सारे आइलैंड जो है फ्रांस के भी है यहाँ पर। तो फ्रांस की इनको बोलते हैं ओवरसीज टेरिटरीज। ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरीज चागोस इसके अंदर है, ठीक है। फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज बहुत सारी टेरिटरीज इसके अंदर है, राइट। तो हम यहाँ पर इसके अंदर ये देख सकते हैं, ये मैंने आपको सारे आइलैंड्स के नॉर्थ से साउथ के अंदर कनेक्ट करते हुए, ठीक है। ये आपको इस तरह से याद करने, कभी भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो कन्याकुमारी है, ठीक है, उससे अगर हम डिस्टेंस देखें तो यहाँ पर देखो किसका डिस्टेंस, डिस्टेंस वाइज कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, सब पूछा जा सकता है। तो आप देखो मालदीव्स तो पहले आ ही रहा है, सेशल्स भी पहले आ रहा है। आपको कंफ्यूजन जो हो सकता है वो मेडागास्कर और मॉरिशस के अंदर हो सकता है कि इंडिया से मॉरिशस पहले आएगा कि मेडागास्कर पहले आएगा, है ना। तो मॉरिशस पहले आ रहा है, फिर मेडागास्कर आ रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर नॉर्थ से साउथ में देखेंगे तो मेडागास्कर पहले आ रहा है, फिर मॉरिशस आ रहा है, पर इंडिया की कन्याकुमारी से डिस्टेंस देखेंगे तो मॉरिशस पहले आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स याद करने, जो क्वेश्चन पूछे जाता है ना, जो पूछ सकता है यूपीएससी, वही अपन आपको इसके अंदर याद करना। एक तो नॉर्थ से साउथ का पूछ सकता है, एक इंडिया से डिस्टेंस का पूछ सकता है, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, ठीक है। इस पे एक दो क्वेश्चन मैं बना भी दूंगा आपको। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये सारे आइलैंड्स आपको याद करने हैं, इस पे क्वेश्चंस कल पूछे जाएंगे, सबको ये याद रखना है, ठीक है। चलो, अब इनके ऊपर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी है इंडियन ओशंस को सराउंड करती हुई, जो कंट्रीज है ना। जैसे मैंने बताया इंडियन ओशंस आपको दिखा है यहाँ पर, इंडियन ओशन की ये सारी कंट्रीज जो है सराउंड करती हुई कंट्रीज है। इन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं यार, हम मिल बांट कर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो इन सबों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली गई, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोला गया इंडियन ओशन रिम ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ओशन रिम ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, ठीक है, IORA। तो यहां पर इस तरह से, अच्छा, अभी ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, जिसका ये थीम था, कभी कभार थीम पूछ लिया जाता है, ठीक है, री इन्फोर्सिंग इंडियन ओशन आइडेंटिटी, इंडियन ओशन की आइडेंटिटी को री इन्फोर्स करना कि भाई इंडियन ओशन क्या है ना, चाइना का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये ऐसे इन कंट्रीज का ही पार्ट है। IORA बोल रहा है कि हम जो नेशंस हैं उन वो ही इसके है ना चारों तरफ है, तो हमारा ही पार्ट होना चाहिए, ठीक है, हमारा इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है IORA जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये नेल्सन मंडेला का विजन था। ये नेल्सन मंडेला सोचा था कि ऐसा इंडियन ओशन जो होता है ना, उसकी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है, उसका एक खुद का कल्चर होना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए उसके फुलफिल, ऐसे उसने सोचा था, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला के ऊपर IORA बनाए, ये आपको इसके अंदर याद रखना, ठीक है। अब देखो जो आपने बोले ना वही चीजें इसके अंदर होंगी। अगर आप देखें इसके ऑब्जेक्टिव्स, अगर हम देखें 6 प्रायोरिटी एरिया है, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, है ना, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, फिर फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर कभी आ जाए, जैसे मैंने बताया कि जब सुनामी आती है तो कुछ आइलैंड्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, टूरिज्म एंड कल्चर एक्सचेंज, एकेडमिक, और यहाँ पे रिसर्च करना, एकेडमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, ये पिलर्स, ये 6 प्रायोरिटी एरियाज, ठीक है। बट इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उसकी वेबसाइट के अंदर अब वो ये कहीं नहीं मिलेगा, इसकी वेबसाइट के अंदर वीमेन डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई कि हम वीमेन का डेवलपमेंट भी करेंगे। इन योर वाइल्ड ड्रीम्स यू कैन नॉट इमेजिन कि वीमेन डेवलपमेंट के बारे में भी कर सकते हैं कुछ, ठीक है, और ये वाइल्ड ड्रीम्स की बातें यूपीएससी को पता है। तो ऐसा आ जाए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इस उसका फोकस्ड एरिया क्या है, उसका फोकस्ड एरिया जेंडर इक्वालिटी है। तो आप कभी भी इसको राइट तो नहीं करेंगे, पर दिस इज अ राइट ऑप्शन। और ये हमको कहां से पता चलता है, इसलिए वेबसाइट जो होता है ना, इनकी वेबसाइट देखना बहुत जरूरी है। आपको तो नहीं देखना है, आपको तो पूरा वेबसाइट के अंदर से ये सब चीजें पढ़ा रहे हैं। तो प्रायोरिटीज एरिया 6 यहीं पर रुक गए, बस दिक्कत क्या आ जाती है, 2 और है, एक तो ब्लू इकोनॉमी फोकस एरिया है और एक है जेंडर इक्वालिटी करना और विमेन एम्पावरमेंट करना, ठीक है।
तो जैसे ब्लू इकोनॉमी और वीमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये भी इसका फोकस एरिया है, ये पूरा का पूरा एज इट इज वेबसाइट के अंदर इसमें लिखा हुआ। तो आई होप दिस इज क्लियर कि क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर है ना सारी कंट्रीज, वो सारी कंट्रीज हैं जो कि इंडियन ओशन से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। चलिए तो यहां पर ये समझ में आ गया आपको, ये सारी कंट्रीज जो आसपास की सारी कंट्रीज दिख रही है ना, ये सारी कंट्रीज जो है वो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंदर है, एक तरह से आप इसके अंदर बोल सकते हैं, राइट। बट कुछ कंट्रीज हैं, एक तो पाकिस्तान है ना, और एक म्यांमार, ये नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा 23 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि इंडियन ओशन के अंदर तो है, इंडियन ओशन का लिटोरल स्टेट है, टच हो रहा है, बट उससे क्या है वो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। तो दो ऐसी कंट्री है, एक बस दो ही ऐसी कंट्री है, बाकी सब लिटोरल स्टेट इसके अंदर है। तो ये याद करना बहुत ईजी है, पाकिस्तान, अच्छा है कि पाकिस्तान नहीं है तो वही कंफ्लिक्टिंग होता, ठीक है, और दूसरा म्यांमार, ठीक है, पाकिस्तान म्यांमार, और लेटेस्ट मेंबर्स के अंदर फ्रांस हुआ। भाई फ्रांस क्यों, बिकॉज फ्रांस की बहुत सारी ओवरसीज टेरिटरीज के अंदर है, तो फ्रांस इज ऑल्सो ए पार्ट, फ्रांस भी इसका एक लिटोरल स्टेट है, ठीक है। तो इसके अंदर 23 मेंबर कंट्रीज हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी मेंबर कंट्रीज में आपको दिख जाएंगी, ठीक है। चलो 6 प्रायोरिटीज एरिया प्लस 2 और है। 6 प्रायोरिटी एरिया तो आपके दिमाग में रहेंगे, एकेडमिक रिसर्च होगा, उसमें क्या क्या होगा, रिसोर्सेज का, डिजास्टर मैनेजमेंट का, ये सब चीजें तो आपके दिमाग में रहेंगी। विमेन एम्पावरमेंट और ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी भी आ जाएगा, विमेन एम्पावरमेंट भी आएगा, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर फोकस में रखना है, ठीक। अच्छा इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी एक तरह से 3 लोगों का समूह होता है, इट कंसिस्ट, एक तो चेयरमैन इसका जो होता है, एक वाइस चेयरमैन, और एक प्रीवियस जो चेयरमैन होता है ना वो, इसको अपन ट्राई का जैसे G20 में अपन ने पढ़ा था, तो 3 का ग्रुप होता है, ये डिसीजन मेकिंग करते हैं ज्यादातर, ठीक है। इसके अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कमेटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स, ठीक है। ये कोई खास काम की चीज नहीं है, काम की चीज जो है खास वो आपको इसके अंदर बता दी है, ठीक है। चलो तो इंडियन ओशन के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन IORA अपन ने पढ़ा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसके अंदर क्या है जो भी लिटोरल स्टेट हैं, 23 लिटोरल स्टेट्स आर देयर इन द दैट ग्रुप, ठीक है। इन दैट ग्रुप 2 कंट्रीज आर नॉट देयर विच आर लिटोरल स्टेट बट आर नॉट देयर, कौन कौन है, म्यांमार एंड पाकिस्तान, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। क्यों, प्रायोरिटीज एरिया पता है अपन को, फोकस एरिया इसके अंदर, बस दैट्स ऑल, इतना ही याद करना है प्रीलिम्स के लिए। अब मेंस के अंदर क्या होता है, ये सब फैक्ट्स आपको याद तो होने चाहिए, बट उसको अपन उसके अंदर कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या है, ठीक है, क्या क्या और एंगल्स इसके अंदर कवर हो, वो सब चीजें अपन को इसके अंदर ऐड ऑन करने होते हैं। तो ये बेशक आपका मेंस में भी काम आएगा, पर मेंस के अंदर इतने भर से काम नहीं चलेगा, है ना, उसमें बहुत सारे एंगल्स अपन को कवर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट इज इंडियन ओशन की है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ठीक है, IONS 2023। ये एक तरह से क्या है, यहाँ के इंडियन ओशन की जो आसपास के रीजन है, ठीक है, उनकी एक मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन है ना, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, आप नेवी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी नेवी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर है। अब इसका 8th एडिशन ऑफ IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स वाज कंडक्टेड बाय द रॉयल थाई नेवी एट बैंकॉक, थाईलैंड, थाईलैंड के अंदर ये हुआ है, राइट। अच्छा हर 2 साल के अंदर ये इवेंट होता है। अब एक बार किसी एक एग्जाम के अंदर, नॉट इन UPSC, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था IONS के ऊपर, और यहाँ पे बाइनियल है ना, बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार होना, वहां पे बाय एनुअल लिखा होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, उनको एलिमिनेट करना है यार आप लोगों को, है ना, उनको कि ऐसा करना है कि किसी तरह से आप हार जाओ, बस एलिमिनेट करना है। तो UPSC के अंदर अगर आप देखेंगे जो टॉपर्स होता है, जैसे टीना डाबी थी, 1 मार्क्स से वो प्रीलिम्स क्लियर करा था उसने, है ना। अगर मान लो 1 मार्क्स नीचे आ जाते तो वो टॉपर जो है वो UPSC के अंदर नहीं होती, सोच के देखो, वो मेंस भी के लिए भी एलिजिबल नहीं होती। तो प्रीलिम्स बनाया है इसलिए गया कि हम बहुत ही क्रूअल एग्जामिनेशन है, आप हो सकते हो बहुत बड़े टॉपर बन सकते हो, पर आप प्रीलिम्स में नहीं हो पा रहे, तो हमें इस समय प्रीलिम्स में फोकस होकर करना है, ठीक है। और बिलीव मी और नॉट, अगर कोई जयपुर सेंटर के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है हमने, जिसके अंदर पूरा, उसके अंदर मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए थे, और टीम भी थी एक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्योग्राफी की अलग से टीम थी, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स मैंने उनके डायरेक्टर से बात करके पढ़ाए थे। तो उसमें से आउट ऑफ 60 15 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड, बिकॉज प्रीलिम्स स्पेसिफिक होके उसको उनको हमने कर दिया। एक बार आपका माइंडसेट भी प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाए ना, तो अभी इतना टाइम है कि अपन कर सकते हैं वो सब चीज। अब जैसे ये देखोगे तो आपको ही समझ में आ रहा है कि हाँ भाई प्रीलिम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये दिमाग चलने लग गया। अब दूसरा सब्जेक्ट कोई पढ़ोगे तो उसके अंदर भी ऐसे करने लग गया, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे या फिर ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसके अंदर भी सोचने लग जाओगे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं,
ऐसे ही करना है, बस एक बार उस माइंडसेट के साथ चले जाओ, नॉलेज तो है ही, तो हो ही जाएगा पेपर। समझ में आ रहा है? चलिए, तो देखो आईएनएस एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, भाई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, जिसको आना है उसको आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। दैट ब्रिंग्स टुगेदर नेवीज ऑफ इंडियन ओशन रीजन लिटोरल स्टेट्स, है ना, इंक्रीज मैरीटाइम कॉपरेशन एंड व्हाट रीजनल सिक्योरिटी यहाँ पे बनाया है, बाइनियल इवेंट है। 24 इसके अंदर मेंबर्स हैं, ये सारे मेंबर्स जो हैं 24 मेंबर्स आर देयर इन दिस वन, ठीक है। अगेन इसके अंदर पाकिस्तान इज आल्सो देयर, ठीक है, नहीं तो वो डर जाएगा, फिर सिक्योरिटी डिलेमा आ जाएगा, प्रिजनर्स डिलेमा, यार ये तो पता नहीं मिलिट्री वाला क्या कर रहा है, तो काम की चीज में तो नहीं है, पर जो मिलिट्री चीज है उसके अंदर पाकिस्तान इज आल्सो देयर, ठीक है, समझ रहे हैं। तो जहाँ पे डेवलपमेंट दिखता है वहां पे नहीं रहता है पाकिस्तान, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो पाकिस्तान इज देयर, ठीक है। म्यांमार इज आल्सो देयर, म्यांमार तो आजकल पूरा का पूरा आप देख रहे हैं मिलिट्री एक ऑर्गेनाइजेशन ही बनता जा रहा है कंट्री की जगह, ठीक है। 2023 के अंदर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसको अब देखो ऑब्जर्वर स्टेट्स ऐसे काम के नहीं है, ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं यहाँ पर, देखो ये सारे ऑब्जर्वर स्टेट है ना, बट अभी एक नया एक ऑब्जर्वर स्टेट आ गया यहाँ पर, है ना, इसमें नहीं है अभी। अभी तक कितने दिख रहे हैं आपको? अभी तक यहाँ पर आपको 8 दिख रहे हैं, एक और आ गया कोरिया, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पर देखें रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट इज साउथ कोरिया, नेवी वेलकम एज द लेटेस्ट ऑब्जर्वर, लेटेस्ट ऑब्जर्वर है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है लेटेस्ट ऑब्जर्वर कौन है ना। वैसे ऑब्जर्वर पे क्वेश्चन नहीं आएगा, पर लेटेस्ट कौन है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर इस तरह से। अब नेक्स्ट इज अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ACTO, ये एक कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो एरिया है ना उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये कर रही है, ठीक है। देखो है ना, ये कंट्रीज है, अगर आप देखोगे अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन सारी कंट्रीज के अंदर से कहीं ना कहीं निकल कर जा रहा है। अब ये सारी कंट्रीज क्या करती है, ये सारी कंट्रीज कहती हैं भाई इतना इंपॉर्टेंट रीजन है, दिस इज आल्सो नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ, है ना। इस रीजन के अंदर जो इंडिजिनियस बहुत सारे लोग भी रहते हैं, ट्राइबल लोग, इंडिजिनियस लोग भी रहते हैं, और इतना इंपॉर्टेंट रीजन है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करके हम रखेंगे। ऐसा नहीं कि इसके अंदर भी डेवलपमेंट घुसा दें, ठीक है, सारे पेड़ पौधों को काट कर अमेजोन रेन फॉरेस्ट को बिल्कुल गंजा कर दें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर क्या पॉलिसी मेकिंग हो सकती है, इंडिजिनियस लोगों के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको बोला है अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसके अंदर ये कंट्रीज हैं बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, यूक्वेडोर और गुयाना, पेरू, सुरीनाम और वेनेजुला, ये कंट्रीज के अंदर है। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट दिख रहा है, डार्क वाला जो एरिया है ना, वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर दिख रहा है, और उसके जो कंट्रीज जिसके अंदर से निकल रहा है ना पूरा का पूरा, दैट इज दिस कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो इन कंट्रीज का एम क्या होगा, अब आप इस सोच को अमेजोन रेन फॉरेस्ट को बचाना है, तो ये इनका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, उस एरिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, साइंटिफिक रिसर्च और ये सब चीजें, सोशो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लीगल कॉपरेशन हो, कि कोई दूसरा आकर यहाँ पर ऐसा ना हो कि यहाँ पर क्या करे कि पूरा का पूरा यहाँ का डेवलपमेंट हटा दे, यूएसए की नजर ना पड़ जाए, ठीक है, सिंपल। इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर बातचीत होगी। अब क्या हुआ था, अभी ये न्यूज में इसलिए थी, ये अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में इसलिए है बिकॉज एक डिक्लेरेशन थी दैट इज नोन एज बेलम डिक्लेरेशन, वो होनी थी, वो हुई थी, है ना। बेलम एक जगह का नाम है, वो बेलम डिक्लेरेशन यहाँ पर हुई थी। उसके अंदर ये डिसाइड करना था कि इंडिजिनियस लोगों को क्या अधिकार दिए जाए, किस तरह से इसके रिसोर्सेज को कितना यूटिलाइज करें, ऐसा ऐसा होना, पर उस पर बात नहीं बनी, ठीक है, दैट इज नॉट ए सक्सेसफुल वन। तो बेलम डिक्लेरेशन रिसेंटली इन द न्यूज आ सकता है, क्या है, इस नाम से कुछ नहीं पता चल रहा है। तो दैट इज अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज जो हैं वो एक डिक्लेरेशन साइन करें, जिसके अंदर क्या करना था, जिसके अंदर उनको ये सब बातें करनी थी कि इंडिजिनियस पीपल का कितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कैसे रोके इसके अंदर। पर इसका है ना, हाउएवर मेंबर कंट्रीज कुड नॉट एग्री ऑन द गोल टू प्रोटेक्ट द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, वो सब आपस में लड़ लिए बेलम डिक्लेरेशन। तो बेलम डिक्लेरेशन इज नॉट सक्सेसफुल वन, ठीक है। तो बेलम डिक्लेरेशन क्या है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को किस तरह से इंडिजिनियस लोगों को कितना राइट्स मिले, कितना अधिकार मिले इसके ऊपर, प्लस के रिसोर्सेज को कितना यूटिलाइजेशन करे, इसके अंदर डिफॉरेस्टेशन की बातें करी उन्होंने, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होनी चाहिए, पर इनके बीच में सुलह नहीं हुई, बेलम डिक्लेरेशन इज नॉट सक्सेसफुल वन, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन और इंडिजिनियस नॉलेज और इन सब के बारे में इसमें बात करी गई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, इस्लामिक कॉपरेशन वाली ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, देखो इजराइल पैलेस्टीन का एक इशू है जो मेरे को डिस्कस करना है ना, क्योंकि ये बेसिक इश्यूज मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। उसके अंदर ऐसा समझो, इजराइल एक कंट्री है,
है ना, जो पहले कंट्री थी नहीं, पहले वो मैप में ही नहीं थी, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, एक बालफूर डिक्लेरेशन हुई थी, वो सब मैं बता दूंगा आपको, है ना। उसके अंदर क्या हुआ कि इजराइल के लोग जो है ना, एक पैलेस्टीन नाम का देश था, उसके अंदर आने लगे चारों तरफ से, और उनको साइड कर दिया और खुद ने अपनी एक कंट्री बना ली। वो पैलेस्टीन जो था ना, वो अरब नेशन था, मुस्लिम वर्ल्ड, है ना। अब मुस्लिम वर्ल्ड खफा हो गया इसराइल से कि यार ये क्या मतलब है, इसराइल आता है और एक मुस्लिम देश को के अंदर आकर घुस जाता है। इसराइल मतलब जूस जो लोग हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, पूरा का पूरा मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या हुआ था, ठीक है, आने वाले क्लासेस के अंदर, बट अभी तक इतना समझो, है ना। तो जब ये सब चीजें चल रहा है ना, ये सिस्टम जो चल रहा है, तो उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो मुस्लिम वर्ल्ड की आवाज उठाए, है ना। मुस्लिम वर्ल्ड की आवाज उठाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम लोगों के साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ अगर गलत हो रहा है तो ये आवाज उठाती है। ये कश्मीर के ऊपर भी बहुत कुछ बोलती है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सुनते नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 1969 के अंदर फॉर्म हुई थी। इसके अंदर 57 मेंबर स्टेट है। अब देखो कितने सारे मेंबर्स हैं। आपको पता है ये अभी तक हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, किसी में 20 मेंबर है, किसी में 22 मेंबर है, ठीक है। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा 25 मेंबर हो गए, इसके ऊपर नहीं जा रहे। इसके अंदर 57 मेंबर्स, समझ में आ रहा है। और 57 मेंबर्स हैं, तो इसमें ये क्या काम कर रहे हैं, ये यही कर रहे हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अगर कुछ भी दिक्कत हो तो उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें, पीस और हार्मनी, इंटरनेशनल पीस और हार्मनी बनाए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, ये उसी टाइम बना है, 1969 का ऑर्गेनाइजेशन है, और उसी रीजन से बनाया कि भाई कोई सुन नहीं रहा है हमारी, ठीक है, पैलेस्टीन के इश्यूज को और ज्यादा से क्या करने के लिए, और ज्यादा से लोगों के सामने, वर्ल्ड के सामने रखने के लिए। अब देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मुस्लिम कंट्रीज होनी चाहिए, पर इसमें नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी हो सकती है ना। भारत भी इसका मेंबर बन सकता है, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि मुस्लिम वर्ल्ड ही है इसके अंदर, नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी इसके अंदर होनी चाहिए। एक तो पॉइंट ये है ना। परमानेंट डेलीगेशन, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन की कभी भी मीटिंग होती है तो इसके अंदर से रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर जाते हैं, परमानेंट डेलीगेशन के हैं। सऊदी अरेबिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रणेता है, ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड का, वो है सऊदी अरेबिया। टर्की बनने की कोशिश कर रहा है, पर सऊदी अरेबिया स्टार्टिंग से है। तो सऊदी अरेबिया के इसके अंदर हेडक्वार्टर है, ये आप इसके अंदर याद रख सकते हैं। इसके डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है इसके अंदर, किस तरह से होता है। तो डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, इसके अंदर सबसे पहले जैसे मान लो कि ये 57 मेंबर्स हैं, तो 57 के अंदर जैसे क्लास के अंदर 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जाकर कोई डिसीजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतने लोग तो होने चाहिए, 2/3 ऑफ 57 होने चाहिए, तभी जाकर डिसीजन हो सकता है। तो एक कॉरम है, दैट इज 2/3 मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स एंड कंप्लीट कंसेंसस, ठीक है। कंप्लीट कंसेंसस पे होगा कि सभी राजी हो जाए, ऐसे नहीं कि आपस में लड़ रहे हो। अगर मान लो लड़ने लग गए 2/3 मेंबर्स, तो फिर 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, उसके अंदर जो प्रेजेंट है ना, उसके अंदर 2/3। ये समझ में आ रहा है। 57 लोग हैं, 57 में से कम डिसीजन मेकिंग के लिए कितने प्रेजेंट होने चाहिए, 2/3 ऑफ 57। अब है ना, 2/3 ऑफ 57, है ना, 2/3 ऑफ 57 यहाँ पर प्रेजेंट है, तभी जाके डिसीजन मेकिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अगर वो है तो पहले तो उनसे पूछा जाएगा भाई सब राजी हो क्या, राजी नहीं है आपस में, तो उनके अंदर जो भी बैठे हुए हैं ना 2/3 ऑफ 57, उसके अंदर से 2/3 लोग एग्री होने चाहिए, तभी जाकर डिसीजन यस हो, अदरवाइज नो रहे। ऐसा इनका डिसीजन मेकिंग होता है। I hope this is clear. In case of consensus cannot be reached, decisions shall be made by 2/3 majority members present and voting. तो ये डिसीजन मेकिंग इसमें पूछा जा सकता है किस तरह से होता है, कंसेंसस पे होता है या कंसेंसस पे नहीं होता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको इसके अंदर सबको क्लियर है, ठीक है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है सेपी ऑर्गेनाइजेशन। सेपी क्या है, देखिए एक कोलिशन है, ठीक है, कोलिशन है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर पेंडेमिक जो है ना, पेंडेमिक होता है, जैसे कोविड-19 हुआ, ठीक है, इस तरह पेंडेमिक जो होगा ना, उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए एक प्रिपेयरनेस रहे, ठीक है। तो सेपी क्या है, इज ए इनोवेटिव ग्लोबल पार्टनरशिप जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, फिलैंथ्रोपी, सिविल सोसाइटी सब आ रहा है इसके अंदर। अब जैसे कोविड-19 के अंदर क्या हुआ था कि किसी के पास वैक्सीन थी, किसी के पास नहीं थी, है ना, किसी के पास मास्क थे, किसी के पास नहीं थे, ठीक है, पीपीई किट्स और ये सब का बहुत ज्यादा मारामारी हुआ। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ना, जैसे मान लीजिए अफ्रीकन नेशंस है, उनके पास वैक्सीन ही सब मर रहे हैं, ठीक है, यूएसए के पास वैक्सीन है, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो सारी वैक्सीन खरीदे, ठीक है, और जो रिक्वायर्ड है जहां पर नहीं है उसको बांट के डिस्ट्रीब्यूशन करे पेंडेमिक के टाइम पे। तो कोलिशन एक ऐसी कोलिशन बनाया जिसके अंदर क्या है, जो कि पेंडेमिक के टाइम पर इस तरह की चीजें करने लग जाए, इस तरह की एक्टिविटी करने लग जाए, दैट इज नोन एज सेपी। तो देखो सेपी इज इनोवेटिव ग्लोबल पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिक, प्राइवेट, फिलैंथ्रोपी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इट वर्क्स टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स अगेंस्ट द इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज, जो आने वाली, अब ये कोविड के लिए नहीं है, ये आने वाली कोई डिजीजेज है,
है ना। तो उसके लिए मेडिसिन वैक्सीन पहले ही बना कर रखें, तैयार रखें, भाई ऐसा ऐसा वायरस आ सकता है, उसके लिए वैक्सीन बना कर रखें। उसके लिए है जिससे कि इक्विटेबल एक्सेस हो, लोगों तक पहुंचे। अब इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी है, सिविल सोसाइटी भी है, फिलेंथ्रोपिक सोसाइटीज भी हैं, ये सारे इसके अंदर हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर आपको इसके अंदर क्लियर है, राइट। तो ऐसा पूछा जा सकता है दिस इज अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नो, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, फिलंथ्रोपिस्ट है, सारे हैं, जो भी अमीर लोग हैं वो भी पैसा इसके अंदर दे रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं वैक्सीन अगेंस्ट द अननोन थ्रेट। अब आपको इसके अंदर कुछ याद नहीं रखना, आपको इस समझ में आ रहा है कि वैक्सीन बनाने का काम है, कोई भी पैंडेमिक से रिलेटेड जो चीज है ना उसको करने के लिए एक कोalition बना रखा है, ठीक है। इसके अंदर ये सब है। नेक्स्ट इज फाइव आइज इंटेलिजेंट अलायंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये न्यूज में भी था अभी, है ना। कनाडा से रिलेटेड है, कनाडा से हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं चल रहे हैं ड्यू टू वन रीजन और अनदर, बट दैट इज मींस पर्सपेक्टिव। हमें देखना है फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस क्या है, ठीक है। इंटेलिजेंस शेयरिंग का अलायंस है। अब ये स्टार्टिंग में क्या होता है, अब ये भी उसी टाइम की बात है, कोल्ड वार का टाइम याद करो, कोल्ड वार में सबको एक तरह से ट्रस्ट नहीं था सबको एक दूसरे के ऊपर। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके, यूनाइटेड किंगडम ने एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म बनाया कि भाई तेरी इंटेलिजेंस एजेंसी और मेरी इंटेलिजेंस एजेंसी, मेरा एफबीआई जो भी पता लगाएगा वो मैं तेरे को बता दूंगा, और तेरा पता लगाएगा तो तू मेरे को बता देगा, ठीक है। ऐसा इंटेलिजेंस एजेंसी ये बनाया। स्टार्टिंग के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके एग्रीज अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज इंटेलिजेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द फॉरेन नेशंस, ठीक है। तेरे पास किसी भी नेशन का कोई पता चले कि भाई ये ज्वाइन करने वाला है तो फिर उसको अपन टैकल कर लेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अंदर बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन यूके के बाद फिर कनाडा जो था वो भी इसके अंदर आ गया, ठीक है, कनाडा भी आ गया इसके अंदर। फिर इसके बाद न्यूजीलैंड आया, और फिर लास्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर आ गया, समझ में आ रहा है। तो अब ये जो 5 जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इसके अंदर ये, अब इसका नाम फाइव आइज क्यों रखा हुआ है, क्योंकि 5 आंखें देख सकती हैं इसको, मतलब ये जो एक्सचेंज हो रही है इंफॉर्मेशन को 5 आ गए, फॉर 5 आइज ओनली, बस 5 आंखों के लिए ये इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई छठी आंख इसको नहीं देख सकती। तो दैट्स व्हाई 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कोल्ड वार के पीरियड में यूएसए और यूके का एक, स्टार्टिंग में यूएस और यूके है, पूछा जा सकता है स्टार्टिंग में कौन था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके, यूनाइटेड किंगडम। फिर उसके बाद कनाडा ने बोला कि भाई मेरे को भी ले लो, कनाडा के बाद न्यूजीलैंड आया, न्यूजीलैंड के बाद न्यूजीलैंड आ गया तो फिर ऑस्ट्रेलिया तो आएगा, उसके बगल में ही है ना, तो खिंचा खिंचा चला आएगा, ठीक है। न्यूजीलैंड आया, फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया, लास्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया आया, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे देखिए फाइव आइज इज ए मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क शेयर्ड बाय द ओवर 20 डिफरेंट एजेंसीज ऑफ 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। सीक्रेट्स होते हैं इसके अंदर जो कि सिर्फ यही कंट्रीज देख सकते हैं, फॉर दिस फाइव आइज ओनली, दैट्स व्हाई दिस। ऑब्जेक्टिव क्या है, आप देख रहे हैं कि हाउएवर हैज शिफ्टेड फॉलोइंग द कोलैप्स। एम ऑफ फाइव आइज का पहले ऑब्जेक्टिव ये था कि वो यूनाइटेड यूएसएसआर जो है उसके अगेंस्ट में इंटेलिजेंस गैदर करे, उसके बाद टेररिज्म के अंदर और चाइना का इन्फ्लुएंस, इसके ऊपर इंटेलिजेंस गैदर करने लगे, राइट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये समझ में आ गया फाइव आइज ओनली क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका नाम जो है ना, ये नाम से पता चल रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आप यहां पर देखो, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इनके बीच में बहुत गर्मी पड़ती है। चलो अब इनके बीच में बहुत सारा सूरज की एनर्जी है, तो सूरज की एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया, ये इंडिया और फ्रांस के द्वारा बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। चलो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, कोलिशन ऑफ सोलर, इन सब कंट्री ने सोचा कि भाई हम सब है ना क्या करते हैं अपने यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाएंगे, पूरी सन की सारी रेज अपन ले लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब सब पे तो नहीं लगा सकते, तो क्या है कि एक अलायंस बनाया जो प्रमोट करेगा सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये एक अलायंस है। तो रिसोर्स रिच कंट्रीज है, सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज का अलायंस है, जो कि टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच के अंदर टू एड्रेस देयर स्पेशल एनर्जी नीड्स, ठीक है। वही चीजें हैं इसके अंदर कि सारे जो इसमें गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रीज सब मिलकर ये काम करेंगे, ठीक है, एक गवर्नमेंट से तो काम होगा नहीं है। इन मीटिंग नीड्स ऑब्जेक्टिव्स, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स भी आपको है ना किसी मतलब मैं जब देखता हूँ ना तो नोट्स बनाता हूँ तो वो बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करता हूँ, तो मेरे को कहीं पे भी जो चीज नहीं मिलती है ना, जो वेबसाइट पे मिलती है वहां से क्वेश्चंस, और कहीं पे भी नहीं है बस वेबसाइट पे, वहां से क्वेश्चंस आना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बना रहा होगा है ना, सोच कर देखो, वो भी तो एक बार रिसर्च करेगा ना कि कहाँ कहाँ क्या क्या दे रखा है। कोई अगर बिल्कुल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल कैजुअल इन्फॉर्मेशन होगी तो वो यूज नहीं करेगा, उसकी भी तो रेपुटेशन है, कैसा पेपर बना दिया बिल्कुल यूपीएससी का, है ना। तो वो भी देखते होंगे, तो हमको भी वो चीज पे ज्यादा फोकस करना है जो कहीं पर भी नहीं दे रखी है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, यूपीएससी के अंदर ये यूज होता है काफी।
तो ये चीज जो है ना, ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट गिवन एनीवेयर, तो ऑब्जेक्टिव्स आप देख लीजिए, इनका ऑब्जेक्टिव इन्होंने कहा है कि हम क्या क्या कर देंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी करनी है ग्लोबली बाय 2030, पॉइंट नंबर 1 है ना। ये एज इट इज याद करना है आपको, 2030 तक 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी पूरे वर्ल्ड के अंदर हमको प्रोड्यूस करनी है, हमको करनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, ठीक है। इसके बाद टू मोबिलाइज मोर देन $1 ट्रिलियन इन इन्वेस्टमेंट ऑफ सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट इन मेंबर कंट्रीज बाय 2030। इतना पैसा हमको खर्च कर देना है, इन्वेस्ट कर देना है 2030 तक। ये दो चीजें अपन को इसके अंदर याद रखनी है। 2030 तो याद रख लोगे, 1000 गीगावाट और एक $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करना। ये दो पॉइंट्स याद रखो, कभी एग्जाम में आ जाएंगे, फिर 2 नंबर कट जाएगा इसके कारण, ठीक है। बाकी तो ये है कि भाई सोलर डेवलपमेंट करना है, सोलर टेक्नोलॉजीज और ये सब चीजें इसके अंदर करनी है, ठीक है। एक है ग्रीन फ्यूल अलायंस, GFA, जो कि डेनमार्क और इंडिया के बीच में एक अलायंस हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ग्रीन फ्यूल्स को यूज करेंगे, जो कि क्या है, जो कि धुआं नहीं निकाल रहे, कार्बन इमिशन जो नहीं कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल्स हो गए, ठीक है, सोलर एनर्जी हो गई। इसके बीच में इंडिया और डेनमार्क ने एक क्या करा है, अपना एक अलायंस बनाया, ठीक है। तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइंड इन 2020 इंडिया और डेनमार्क के बीच में होता। अब डेनमार्क ने इसको अपने पार्लियामेंट से अप्रूव कराकर अब डेनमार्क ने एक अलायंस बना दिया है, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, ठीक है। किसके ऊपर बेस है, 2020 के बीच में जो इनके बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी, ठीक है। अब देखो, ग्रीन फ्यूल अलायंस इनिशिएटिव टू बूस्ट द कोलैबोरेशन बिटवीन टू कंट्रीज इन सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन सेक्टर्स एंड एडवांस इट जॉइंट ग्लोबल गोल टुवर्ड्स द कार्बन न्यूट्रलिटी। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी इन द क्लास? उतना सिंक कर ले रहे हैं, सिंक कर ले, दैट इज नॉट अ कार्बन न्यूट्रलिटी, है ना। 100 निकाल रहे हैं तो 100 ही पेड़ इतने लगा दे कि वो पेड़ उसको ले ले। तो कार्बन न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर क्या है, कार्बन न्यूट्रलिटी कब तक अचीव करनी है? आजकल में नहीं होगी, 2070 तक करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब इंडिया और डेनमार्क ने एक सोचा है कि ये अनाउंस कम्स एट एन अपॉर्चुन मूवमेंट, जिसके अंदर इंडिया ने ये सोचा हुआ है इसके अंदर कि हमको कार्बन न्यूट्रलिटी 2070 तक करनी है, और डेनमार्क ने भी कुछ सोचा हुआ है क्लाइमेट का कि क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर मेरे को टॉप करना है, ठीक है। हम तो ये सोच भी नहीं सकते हैं कि टॉप कर लेंगे उसके अंदर क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर, एंड इज आल्सो ऑन द पाथ ऑफ अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। तो ये पूछा जा सकता है, इसमें दोनों कंट्रीज के टारगेट है ना। भारत का टारगेट कितना है, 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को लेना, और डेनमार्क थोड़ा अपन से एडवांस है तो वो पहले ही कर लेगा 2050 तक, और ये टॉपर भी बनना चाहता है डेनमार्क, है ना। यहाँ पर देखो एक बार फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर देखिए, इसके अंदर फाउंडिंग मेंबर्स डेनिश ऑर्गेनाइजेशन, डेनमार्क का है तो डेनिश ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है। बस आप डेनिश ऑर्गेनाइजेशन याद करें, इनके नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप नाम देखेंगे ना, तो जैसे हाइड्रोजन डेनमार्क, है ना, इस तरह के नाम है, अनवेल्ट एनर्जी, ठीक है, मार्क्स, ठीक है, ये नाम है, इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। एडवाइजरी बोर्ड है, मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडियन हाइड्रोजन अलायंस, एनर्जी कंसोर्टियम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपनीज ज्यादा है, ठीक है। कंपनीज को क्या करना है, कंपनीज को ही ज्यादा से ज्यादा काम करना है, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम ग्रीन एनर्जी सोर्सेज, ग्रीन फ्यूल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकें। ये है इंडिया और डेनमार्क, इस पे ये क्वेश्चन आ सकता है और इनका टारगेट आ सकता है। इंडिया का कौन सी ईयर तक है, 2070 तक, डेनमार्क का 2050 तक। क्या चीज, कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना। याद हो रहा है ना क्लास के अंदर ही, देखो हमको मैक्सिमम क्लास के अंदर ही याद करना होगा, है ना। चलो नेक्स्ट इज इंटरपोल। इंटरपोल सुना होगा आपने, इंटरपोल होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कोई, मान लो भारत के अंदर कोई किसी ने, आतंकवादी ने बम फोड़ दिया, ठीक है, अमेरिका में भी फोड़ दिया, ठीक है, फिर जापान के अंदर भी फोड़ दिया, इस तरह से हुआ है। तो अगर हमारा सारा का सारा डेटा उनके पास होगा, मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा, और उनका भी डेटा ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा, तो वो ट्रेंड पता लगा लेंगे, जैसे मूवी में अब अगला बम कहाँ फूटेगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से इंटरनेशनल पुलिस है, जो सारी कंट्रीज जो है ना, इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, उन सबको क्या कर रही है, उन सबका एक तरह से डेटा इसके पास होगा, इंटेलिजेंस डेटा और ये सब चीजें शेयर कर सकती है। और इन सबको, जैसे मान लो कि कोई आदमी हमारे यहाँ पे बम फोड़ के कहीं कनाडा में जाके छुपा हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए हमको इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल के पास जाना पड़ेगा। इंटरपोल से बोलेंगे भाई ये वाला नोटिस आप इसके खिलाफ करो, है ना, हम बोलेंगे उससे, इंटरपोल नोटिस पास करेगी, तो कनाडा की गवर्नमेंट को उससे क्या करना पड़ेगा, उस आदमी को फिर ढूंढेगी कनाडा की गवर्नमेंट, है ना, ऐसा होता है। अभी मैं बताता हूँ कैसे होता है पूरा। तो ये देखो, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड 1923 टू हेल्प द पुलिस वर्क टुगेदर टू मेक द वर्ल्ड सेफर प्लेस, है ना।
अब इसके अंदर क्या होता है, हर कंट्री, जैसे इसके अंदर जो कंट्रीज हैं 195 मेंबर कंट्रीज है, 195 मेंबर कंट्रीज के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन उनको कर रही है। अब जैसे इंडिया के अंदर आना है, इंडिया के अंदर कौन देखेगा इसको, इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो सीबीआई एक डेजिग्नेटेड बॉडी है जो कि इसका काम देखेगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना। हर कंट्री के अंदर एक ऐसी बॉडी होती है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर सीबीआई से वो बात करेंगे, इंटरपोल वाले सीबीआई से बात करेंगे, साहब ये आदमी आपकी कंट्री के अंदर है, कहीं इसको ढूंढ के निकालो आप, ठीक है। तो हर कंट्री के अंदर एक क्या होता है, एक बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी है वो सीबीआई। चलो इसके अंदर देखो ऐसे नोटिस निकलते हैं कभी कभार इनके ऊपर, क्योंकि बहुत कम नोटिस हैं तो इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये 50 में होते तो मैं आपको याद नहीं करवाता, पर अब इनको याद करना होगा। जैसे मान लो रेड नोटिस किसी को दे दिया कि भारत के अंदर एक आतंकवादी है, उसने बम फोड़कर वो कनाडा में जाकर छुपा हुआ है, मान लो, तो हमने इंटरपोल से बोला कि साहब हमको ये बंदा चाहिए, तो ये कनाडा में भी हो सकता है, अमेरिका में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो इंटरपोल अगर रेड नोटिस के खिलाफ जारी कर देगा ना, तो जैसे हमारे यहाँ पे सीबीआई से बोलेगा कि ढूंढो कहीं तुम्हारी कंट्री में तो नहीं है, वहां से किसी और कंट्री के एजेंसी से बोलेगा, सब कंट्री की एजेंसी से बोलेगा कि ये वांटेड पर्सन है, इसको हमको चाहिए। इसी तरह से कोई मान लो आदमी मिस हो गया, मतलब मिल नहीं रहा है, ठीक है, खो गया, गुमशुदा, तो उसके लिए येलो नोटिस निकालता है कि उसने कोई क्राइम नहीं करा पर वो मिसिंग पर्सन है, ठीक है। इसी तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस आदमी के ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ब्लू नोटिस निकालते हैं। तो वहां की अथॉरिटीज सारी जो 195 मेंबर्स की अथॉरिटीज है उनके पास ये नोटिस पहुंच जाता है और उसके बेसिस पे वो काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो भारत के अंदर कभी आएगा तो सीबीआई से बात करेगा, वो सीबीआई से पूछेगा कि भाई ये वाला बंदा है, इसके लिए ब्लू नोटिस हमने इशू कराया है, ठीक है। तो ब्लू नोटिस इशू करने का मतलब इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को चाहिए। कोई ब्लैक नोटिस, कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी है ना, डेड बॉडी है, उसके लिए ब्लैक नोटिस निकलता है कि भाई ये इस देश की, किस देश की है देख लो आप ना, सब देशों के अंदर पे वो इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, नोटिस चला जाएगा। इस क्लियर। तो ये नोटिस अपन को इसके अंदर याद करना है। रेड नोटिस तो सबको याद ही हो जाएगा, ठीक है। येलो मिसिंग पर्सन, जैसे पीके मूवी देखिए, उसमें वो हेलमेट पहनता है, वो कौन सा पीले रंग का होता है कि दूर से दिख जाए कहीं, है ना, खो गया है तो वो दूर से दिख जाए, तो मिसिंग पर्सन येलो कलर दिख जाता है दूर से, है ना, मिसिंग पर्सन। ब्लू नोटिस का मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन और कुछ चाहिए हमें एडिशनल। ब्लैक मतलब मर गया है आदमी, ब्लैक बॉडी जो है डिके हो गई है, ब्लैक कलर की हो गई, तो ब्लैक नोटिस तरह से आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रीन नोटिस की वार्निंग है, वार्निंग एंड इंटेलिजेंस गैदर करनी है। ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट है। पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी, और बस ये नोटिस है, ये 4-5 नोटिस है, इनके अपन को याद करने नाम, है ना। मोडस ऑपरेंडी का मतलब ये होता है कि उसको या तो उसको हाजिर करो, इस तरह का कुछ होता है, या फिर उसके ऊपर कुछ इस तरह से बनाते हैं कि भाई इस एक प्रोसीजर बनाते हैं कि इस प्रोसीजर के थ्रू उसको फॉलो करना है उस पर्सन को, ठीक है। उसमें ये हो सकता है कि इंफॉर्मेशन भी गैदर्ड हो सकता है, या फिर उसको एक इमिनेंट थ्रेट भी बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन के बाद फिर इमिनेंट थ्रेट बोले, इस तरह से प्रोसीजर पूरा बना के रखते हैं। तो वो उनका मॉडस ऑपरेंडी होता है, किस तरह से उनको करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर सबको क्लियर है। एक तो ये सीबीआई वाला आ सकता है, एक हेडक्वार्टर के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर, और कब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी ये आ सकता है कि 1923 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, 195 मेंबर्स है, और इंडिया इसका 1956 के अंदर मेंबर बना। अच्छा, एक चीज इसके अंदर ये भी याद करनी पड़ेगी अपन को, इसके जो प्रेसिडेंट होता है ना, हर 4 साल में इलेक्ट होता है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो 5 साल के अंदर होता है। स्पेशलाइज सेक्रेटरीट, साइबर क्राइम, टेररिज्म, ये तो छोड़ो इसको, ये 2 चीज याद कर लो। प्रेसिडेंट हर 4 साल में इलेक्ट होगा, और सेक्रेटरी जो होगा 5 साल के अंदर इलेक्ट होगा, ठीक है। ये सारी बातें याद करनी है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर याद करने को, ठीक है। इंटरपोल है, नोटिसेस याद करने अपन को, नोटिसेस के कलर वैसे ही हैं जैसे कि आप याद हो जाएंगे इजीली, ठीक है। जैसे ब्लैक तो डेथ के लिए हो गया, डेड बॉडी के लिए हो गया, एंड सो ऑन, राइट। चलो अच्छा, एक और चीज है इसके अंदर, ये I24/7 जो है ना, ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये इस कम्युनिकेशन सिस्टम से कनेक्ट है सारी कंट्रीज, ये रियल टाइम है। आज ये कुछ डालेगा उसके ऊपर तो सारी कंट्रीज के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है वैसा ही कम्युनिकेशन सिस्टम है, I24/7, ये आप इसके अंदर समझ। चलो एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ऑकस ऑर्गेनाइजेशन, ये और अपन इसके अंदर कर लेते हैं। ऑकस का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगेन इंडो पैसिफिक से रिलेटेड है। अगेन बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ पावर मतलब ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम मिलकर क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया को पावरफुल बना रहे हैं किसी तरह से, है ना। एक न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है ना वो इसको दे रहे हैं, 8 न्यूक्लियर सबमरीन्स इनको देनी है। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके मिलकर क्या कह रहा है कि हमें ऑस्ट्रेलिया को पावरफुल बनाना है। क्यों पावरफुल बनाना है? बिकॉज चाइना जो है
चाइना के ऊपर जो सबसे अच्छा नजर रख सकता है ना वो ऑस्ट्रेलिया ही रख सकता है, जो ठीक ठाक मतलब चाइना के डोमिनेशन में नहीं है और दूर से चाइना को देख के कर सकता है। वहां पे अगर इंडियन ओशन में कोई भी एक्टिविटीज कर रही हो तो चाइना इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकता है, ठीक है। तो इसमें दो पिलर्स हैं, एक में तो क्या है कि चाइना को ऑस्ट्रेलिया को हमको क्या करना है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देनी है ना, जिससे कि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, कभी भी चाइना आ जाए धमक कर तो वो। दूसरी चीज है इंटेलिजेंस शेयरिंग, है ना, और जो भी जो होता है ट्रेड से रिलेटेड जो भी होता है, ठीक है, यहाँ पर पायरेसी से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड है, दो पिलर्स के ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये समझ लो बैलेंस ऑफ पावर वाला कॉन्सेप्ट पता ही है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से देख सकता है आराम से ये क्या क्या काम कर रहा है। प्लस ऑस्ट्रेलिया जब तक पावरफुल नहीं होगा तब तक इंडियन ओशंस के अंदर और इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर इसका दबदबा बनाए रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स देनी है, ट्राइलेटरल पार्टनरशिप व्हिच बिल्ड्स ऑन द डिकेड्स लॉन्ग सिक्योरिटी कोऑपरेशन हैज टू पिलर्स। पिलर 1 एक्विजिशन डेवलपमेंट ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स फॉर द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, पहला ये है। और दूसरा टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग यहाँ पर करनी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर मैकेनिज्म, ऑटोनॉमी, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, अंडर सी कैपेबिलिटीज, ये सब चीजें करनी है ना उसकी। और जो डायमेंशन, एक तो मिलिट्री डायमेंशन होगी इसकी, और जो बाकी की चीजें हैं जिससे कि वो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर पीछे रह जाएगा तो फिर चाइना किसी तरह से डोमिनेट कर देगा, तो चाइना को ध्यान में रखकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, है ना। अब चाइना को ध्यान में रख के ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी तो चाइना को दिक्कत होगी, तो चाइना का ऑब्जेक्शन है इसमें ना, दो लोगों का ऑब्जेक्शन है, एक तो चाइना का है, एक फ्रांस का है, दोनों का समझना होगा। चाइना का तो आप समझ ही गए हैं कि चाइना का क्यों होगा कि भाई मेरे खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को खड़ा करा जा रहा है। चाइना ऐसे बोलता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना उसमें एक ट्रीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, नेक्स्ट टॉपिक वही है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स सा दे रखा है, हर जगह समझ में आता नहीं है, वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये बोला गया है जो भी एनपीटी मेंबर्स हैं वो इस तरह से शेयर नहीं कर सकते, जैसे यूके और यूएस जो है ना वो शेयर नहीं कर सकते ऐसे अपनी टेक्नोलॉजीज को, न्यूक्लियर सबमरीन्स और ये सब चीजें, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी वहां पर यूज हो रही है, ठीक है, तो वो नहीं कर सकते। एनपीटी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा ठीक ठाक तरीके से, वो समझा दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पर देखो ये चाइना का क्लेम है इस तरह से यहाँ पर कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यहाँ पर वायलेट हो रही है, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से अपना न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया इज नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अब ये क्या होता है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, वेपन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ये अभी थोड़ी देर में 5 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चाइना का ये क्लेम समझ में आ रहा है। अच्छा फ्रांस क्यों नाराज हो गया भाई, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ने पहले फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा था ना ये सब होने से पहले, कि भाई तू हमारे है ना न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए हम वेसल्स तेरे हिसाब से बना लेंगे, उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स तुम लगा देना, है ना, मिलियंस की डील थी। तो जब उसको पता चला कि भाई ऑकस बन रहा है तो ऑकस के अंदर अब वो जो वेसल बताएगा वो किसके हिसाब से बनाएगा, यूके और यूएस के हिसाब से बनाएगा। तो फ्रांस का तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया उसके अंदर डील। तो फ्रांस इसलिए नाराज है कि भाई एक तो तुमने मेरे से बिना पूछे, ऐसे तो अलाय अलाय कहते हो यूएस यूके क्या आप हमारे दोस्त हो, और बिना मेरे से पूछे मेरा एक कंज्यूमर था उसको लेके तुम चले गए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि मेरे को भी ले लेते इस ऑर्गेनाइजेशन, मेरा इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी तुमने, इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन हो गया मेरा, इसलिए फ्रांस थोड़ा सा नाराज है। तो ऐसा कभी पूछा जा सकता है तो आप इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है ये अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी। अब एनपीटी के अंदर क्या है, इसका जो मेन मकसद वो ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी है ना सबके पास ना हो जाए, अगर सबके पास हो गई तो फिर सब न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन सब कोई नहीं बना ले, है ना, ये है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट और एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ठीक है। एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट, एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। 1 जनवरी 1967, एक बार डेट देखना यही है क्या इसके अंदर नोट्स में, नोट्स में है इसमें देख लेंगे अपन। अभी अपन मान लें 1 जनवरी 1967 ही है शायद, है ना। तो 1967 एक डेट ली, इस डेट तक जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है ना उनको क्या बोले जाएगा, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और जिनके पास नहीं है उसको बोला जाएगा नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट,
दो बात समझ में आ गई कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है उसको न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोला जाएगा, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उसको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोला जाएगा। अब इन्होंने ऐसे कहा, पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट ने ऐसे बोला कि हम जो है ना अपना न्यूक्लियर वेपन का डिसआर्मामेंट के बारे में सोचेंगे, न्यूक्लियर वेपन हम अपना धीरे धीरे करके डिसआर्मामेंट कर देंगे, पर आप लोग अपने न्यूक्लियर वेपन मत बनाना। समझ गए? तुमको बनाने ही नहीं है, जिंदगी में मत बनाना, ठीक है। तो 1 जनवरी 1967 से पहले जिनके पास न्यूक्लियर वेपन होंगे ना, वो ही न्यूक्लियर वेपन रखेंगे, और जो दूसरे होंगे नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकती। ये ट्रीटी है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये एक तरह से हो गया कि यहां पर आप देखें 1 जनवरी 1967, ठीक है, ट्रीटी 70 में आई थी, पर ये डेट उन्होंने ये 1 जनवरी 1967 दी। ये डेट भी इसलिए रखी क्योंकि यहां पर इसका वेट कर रहे थे, चाइना का हो जाए, अब चाइना हो जाए, चाइना के अंदर न्यूक्लियर वेपन आ जाए, ठीक है। तो चाइना ने न्यूक्लियर वेपन 1964 के अंदर एक्सप्लोजन करा था न्यूक्लियर वेपन का, ठीक है। तो 1964 का हो गया, इससे ऊपर का रखते तो चाइना नहीं आता। तो ये 5 नेशंस जो है ना, ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना, ठीक है। तो 1 जनवरी 1967 है ना, 1 जनवरी 1965 इसलिए नहीं रखा, फिर तो साफ साफ ही पता चल जाता। तो 2-3 साल का गैप लेके 1967 का इन्होंने बोला कि इससे पहले जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उनके पास ही न्यूक्लियर वेपन रहेंगे, बाकियों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रहेंगे, ठीक है। एनपीटी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट एग्रीज नेवर टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन। ये नॉन जो है ना, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है वो कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। और एनपीटी न्यूक्लियर वेपन स्टेट ने कहा है कि हम आपको पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे और हम परस्यू करेंगे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, हमारे जो न्यूक्लियर वेपन है उसको हम धीरे धीरे करके कर देंगे, ठीक है। ऐसे बोला कि सब साइन कर लो, आ जाओ सब साइन कर लो, हम भी कर लेंगे, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिसम्बल कर देंगे, डिसआर्मामेंट कर देंगे, सबको बर्बाद कर देंगे। अब हमने सोचा भाई कब कर दोगे, बात ये ना, कर दोगे बर्बाद, ठीक है, बहुत अच्छी ट्रीटी लग रही है, सही है, कब कर दोगे नहीं पता, वो हम रिव्यू करेंगे, 1995 में एक रिव्यू कमेटी बनाएंगे, उसके अंदर करेंगे। तो हम कहेंगे यार हम तो साइन नहीं कर रहे, फिर ये तो क्या डिस्क्रिमिनेटरी, हम तो बना नहीं सकते और तुम लोगों ने बना रखे। अच्छा, और ये जो है ना, ये जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, ये अपने वेपन्स को और ज्यादा मॉडर्नाइज कर सकते हैं, मतलब वर्टिकल प्रोलिफरेशन ही कर सकते हैं, अपने वेपन्स को बढ़ा सकते हैं, पर दूसरों को वेपन्स नहीं देंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे। हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन, दो वर्ड है, वर्टिकल प्रोलिफरेशन और हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन, आपने सुना होगा, ये समझ में कम आता है ये वाली चीज, है ना। तो वर्टिकल प्रोलिफरेशन मतलब जैसे 5 नेशन है ये अपने उसको और मॉडर्न करते रहेंगे, ये कर सकते हैं मॉडर्न, है ना। ये वर्टिकल प्रोलिफरेशन, एक न्यूक्लियर वेपन के ऊपर दूसरा तीसरा चौथा बना सकते हैं, पर हॉरिजेंटल दूसरे लोगों को नहीं देंगे, हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? इसका जो है ये है कि जो हमारे पास वेपन्स है ना वो तो रहे भाई, और तुम लोग वेपन्स मत करो, और तुम सबको हम कंट्रोल करके रखेंगे फिर, और धीरे धीरे हम भी अपना डिसआर्मामेंट कर देंगे। ये उन्होंने एक क्लॉज छोड़ दिया, कब कर देंगे नहीं पता। हर अगर हम देखेंगे 5 साल बाद, 1995 के हर 5 साल बाद रिव्यू कमेटी होती है एक, अभी 2026 के अंदर रिव्यू कमेटी होने वाली है, उसमें ये कहते हैं, उसमें ये बोलते हैं कि हम कर देंगे, रिव्यू कमेटी के अंदर कर देंगे, पर रिव्यू कमेटी में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जा सकता, मतलब पागल बनाने की बात थी इसकी, कि भाई हम अपना डिसआर्मामेंट करते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। ये क्या पॉइंट्स है इसके अंदर, कि एक तो अपन को ये डेट याद रखनी है, 1 जनवरी 1965 से पहले, 67 से पहले जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उनके पास ही न्यूक्लियर वेपन रहेंगे, बाकी किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रहेंगे, ठीक है। और हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन को डिसआर्मामेंट कर देंगे। अंडर द ट्रीटी द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आर ऑब्लाइज्ड नॉट टू ट्रांसफर पोजीशन और कंट्रोल टू रेसिपिएंट न्यूक्लियर वेपन्स और अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइसेस एंड नॉट इन एनी वे असिस्ट एनकरेज, उनको कहीं पे भी कुछ भी उनको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को नहीं देना। हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन इज जीरो, वर्टिकल प्रोलिफरेशन आप कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर कि दिस इज टू मच डिस्क्रिमिनेटरी, है ना। तो सारे नेशंस जो है उन्होंने कर ली थी इसको साइन, बट इंडिया ने बोला कि हम तो नहीं करेंगे, इंडिया और कुछ नेशंस ने, ठीक है। इंडिया ऑलवेज कंसिडर द एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी, आर्बिट्री एंड वेक। इंडिया का कहना है कि या तो भाई सबके पास, अकॉर्डिंग टू इंडिया, आइदर ऑल नेशन डी न्यूक्लियराइज, सबको न्यूक्लियराइज कर दो, जीरो कर दो। भाई ऐसा थोड़ा ना कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे देखो एक पॉइंट ये है, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स क्रिटिसाइज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी टू बी डिस्क्रिमिनेटेड एज इट इज ओनली फोकस ऑन द प्रिवेंटिंग हॉरिजॉन्टल
प्रोलिफरेशन, वर्टिकल प्रोलिफरेशन तो करते जाओ, हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कि अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी न्यूक्लियर वेपन्स किस किस के पास है, 9 कंट्रीज के पास है ना, 5 तो वो कंट्रीज हैं, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, ये 4 कंट्री और है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो इन्होंने भी साइन नहीं करी, इनमें से किसी ने साइन नहीं करी। जब ये साइन ही नहीं करेंगे तो फिर इसका ट्रीटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। जब ये साइन ही नहीं कर रहे हैं तो ट्रीटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अच्छा, अब इसके अलावा एक साउथ सूडान और है, उसने भी साइन नहीं करा है ना, उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है पर फिर भी वो उसने साइन नहीं करा है, और ये जो कंट्रीज है उन्होंने नहीं करा, बाकी सारी कंट्रीज ने साइन कर दी है ट्रीटी। समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। नॉन प्रोलिफरेशन, हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन क्या होता है समझ में आया, वर्टिकल प्रोलिफरेशन समझ में आ गया, ठीक है। वेपन स्टेट, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट क्या होता है ये समझ में आ गया। डेट समझ में आ गया, उस डेट को ही क्यों करा, बिकॉज से पहले चाइना ने एक्सप्लोर कर दिया था, ठीक है। इसके बाद हमने तो इसको माना नहीं, इस ट्रीटी को माना नहीं, इसके बाद और भी ट्रीटी साइन हुई, जैसे सीटीबीटी ट्रीटी, उसको भी हम नहीं मानेंगे, ठीक है, सीटीबीटी को। पर इससे इसके बाद क्या होगा कि देखिए रिव्यू कॉन्फ्रेंसेस में हमेशा फेलियर्स हो जाता है, आउटकम आता नहीं है कुछ। इसके बाद फिर 1974 में हमने क्या करा, हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया, है ना, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। 1974 के अंदर पोखरण के अंदर ऑपरेशन क्या था इसका, ऑपरेशन बुद्धा स्माइली, है ना, बुद्धा स्माइली, पहला वाला जो था स्माइली बुद्धा, बुद्धा स्माइली, ठीक है। ये था जिसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि बुद्धा स्माइली का मतलब क्या है, इट इज फॉर पीस, बुद्धा अहिंसक थे ना, नॉन वायलेंट, है ना। और जो सेकंड वाला था हमने ऑपरेशन शक्ति रखा उसके अंदर, वो हम पावर दिखा रहे हैं उसको 1998 के अंदर, ठीक है। खैर, जो ये अपन ने 1974 के अंदर ये करा, इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद फिर लोगों, ये एनपीटी वाले लोगों को लगेगा यार ये इंडिया तो रुकने वाला नहीं, अब क्या करें इंडिया का, इंडिया का क्या कर सकते हैं। तो फिर एक ग्रुप बनेगा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है, एनएसजी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर इंडिया की सदस्यता नहीं है। चाइना उसको अपोज करता है कि इंडिया को आने नहीं देना है, बिकॉज इंडिया ने एनपीटी सीटीबीटी साइन नहीं करी, ठीक है। तो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप क्या है ये अपन कल पढ़ते हैं। इसके बाद सीटीबीटी बढ़ेंगे, और भी बहुत सारी जो है, ऑस्ट्रेलिया एग्रीमेंट, है ना, वसेंगर एग्रीमेंट, वो सब चीजें अपन इसके अंदर, एमटीसीआर, और ये सारे टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन पढ़ना है। उसके बाद आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, करीबन करीबन, जो बच जाएंगे वो बाद में पढ़ा देंगे। फिर नेक्स्ट जो है डे 4 को अपन क्या करेंगे, डे 4 को अपन कन्फ्लिक्टेड जोन्स वर्ल्ड के पढ़ लेंगे, क्योंकि एक साथ बार बार सबमिट से पढ़ते रहोगे, ये सब ये पढ़ते रहोगे ग्रुप्स जो है ऑर्गेनाइजेशंस, तो बोर भी हो जाओगे।